मेरे साथ आज मौजूद हैं मुनीज़ा मंजूर बट जो कि हैं फोकल पर्सन वुमेन प्रोटेक्शन सिस्टम इन पंजाब की और साथ डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं मुल्तान में, सीनियर साइकोलॉजिस्ट भी हैं और मैनेजर भी हैं। मैडम, आपका जो इदारा है ये है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर इन एशिया। मैडम, ये पाकिस्तान में इसकी रूट्स हैं और ये पाकिस्तान में मौजूद है और आई एम श्योर जो लोग मुझे सुन रहे हैं ज़्यादा लोगों को इसके बारे में मैडम नहीं पता, जानना चाहते हैं कि ये क्या इदारा है और ऐसी वो क्या सहूलियात हमारी ख़वातीन को दे रहा है जिनके बारे में उनको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच नाजिश। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर जो है एक वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर है। ठीक है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर एक कानून के तहत बनाया गया है जो कि है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट, जो कि 2016 में आया। ठीक है मैडम। 2016 में एक्ट आया और 2017 में ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो सेंटर है जिसको हम कह रहे हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर, ये इस्टेब्लिश हुआ और मार्च 2017 में इसने अपनी वर्किंग स्टार्ट की। ठीक। कॉन्सेप्ट ये था कि जो ख़वातीन तशद्दुद का शिकार होती हैं हमारे माशरे में, वो दर बदर होती हैं जब वो इंसाफ के लिए उन्होंने दरवाजे खटकाने होते हैं और अपने लिए अपने राइट्स या अपनी बेसिक राइट्स क्लेम करने होते हैं। ठीक है। सो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर का जो कॉन्सेप्ट था वन स्टॉप शॉप का, वो ये था कि एक ही छत के तले तमाम जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाएँ। तो वुमेन पुलिस स्टेशन इसी मकसद के तहत वुमेन पुलिस स्टेशन वहाँ पर बनाया गया। उसी के अंदर प्रोसिक्यूशन जिसको लिंक करता है जो वुमेन पुलिस स्टेशन के साथ और लीगल एडवाइस और सर्विसेज के साथ। इसके साथ साथ जो एक कॉन्सेप्ट था कि हम सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय होने से बचाएं, तो मीडिएशन एंड रिहैबिलिटेशन का कंपोनेंट इसमें ऐड किया गया। ठीक है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि इसको वेटेज दी गई कि वायलेंस सिर्फ फिज़िकल नहीं है, साइकोलॉजिकल और इमोशनल वायलेंस को भी डील करना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट, यानी कि ये भी डील किया जाता है, सिर्फ ये मत उसमें साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किए गए और मीडिएशन ऑफिसर, ताकि अगर वो किसी स्टेज पे, आपको पता है हमारे सोसाइटी का डायलमा समझ लें कि जीबीवी के केसेस में भी मारपीट के बावजूद भी एक स्टेट आती है कि आपने अपने घर में रहना है। सो उस कंस्ट्रक्ट को जहन में रखते हुए ये चीज़ की गई कि एक मीडिएशन ऑफिसर भी वहाँ पे अपॉइंटेड है। ठीक है। जो कि बेसिकली काउंसलिंग सेशंस के बाद उसको केस रेफर होता है विद द कंसेंट ऑफ एग्रीव्ड एंड डिफेंडेंट एज वेल। ठीक है। कि अगर जो भी डिफेंडेंट है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हस्बैंड है, वो वालिद भी हो सकता है, वो भाई भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है। सो जब वो दोनों कंसेंट देंगे, दोनों एग्री करेंगे, दोनों इत्तफाक करेंगे, तब उनका केस रिकन्सिलिएशन या मीडिएशन की तरफ जाएगा। ठीक है। इसी के साथ साथ जो मेडिको लीगल के लिए खातून को बाहर जाना पड़ता है, यूजुअली फिजिकल वायलेंस या सेक्सुअल वायलेंस के केसेस में या रेप केसेस में, मेडिको लीगल की फैसिलिटी दी गई और इसको मेडिको लीगल सेक्शन जो मेडिकल यूनिट है उसको डिक्लेयर किया गया। सो एमएलसी की फैसिलिटी भी यहीं पे मौजूद थी। अब इसके साथ साथ इस मॉडल में प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर या इस प्रोटेक्शन सेंटर के साथ जो ख़वातीन दर बदर होती हैं या बेघर हो जाती हैं वायलेंस का शिकार होके, उनके लिए शेल्टर होम भी कंस्ट्रक्ट किया गया। वेरी गुड। वो भी इसी के साथ अटैच्ड है। सो एक मॉडल बनता है। शेल्टर कहाँ मौजूद है? पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान मौजूद है? अच्छा, ये 2017 में मुल्तान में इनिशिएट हुआ और फेज़ वाइज गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसको तमाम अज़ला में एक्टिवेट किया जाए या तमाम अज़ला में एक एक प्रोटेक्शन सेंटर बने। सो 2022 में 2022 में लॉ में अमेंडमेंट की गई और क्योंकि तब तक सिर्फ मुल्तान में ये लॉ इम्प्लीमेंटेड था, इस वजह से एडवांस इसको पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे जो मोर और लेस सेम फैसिलिटीज़ और सर्विसेज दे रहे थे, उनको डिक्लेयर किया गया एज अ प्रोटेक्शन सेंटर्स। ठीक है। अगेन जो इसमें मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रोटेक्शन सिस्टम को ओवरसी करने और सुपरवाइज करने की थी, वो थी डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर और वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की, और गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो भी नोटिफाई कर दिया। जैसे आपने मेरा जिक्र किया कि मैं मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर हूँ। ठीक है। सो उसके साथ साथ एक और पिलर था हमारा हेल्पलाइन। अच्छा मैडम, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ चार्ज है? एवरी फैसिलिटी इज फ्री ऑफ चार्ज। दिस इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप आए, ये हुकूमत पंजाब के इदारे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे इवन अगर कोई आपसे एक पैनी भी
क्लेम करता है, 1 रुपया भी क्लेम करता है, तो उसकी भी कंप्लेंट है। दैट्स ग्रेट, दैट्स राइट। ग्रेट। और उसको इंश्योर करने की, अगेन मैं आपको अब हम बात करेंगे तो साथ साथ हम वो चीज़ें भी देखेंगे जिनको कंट्रोल करना या उसके लिए हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है। ठीक है। क्योंकि हम सिस्टम को जितना मर्जी कंट्रोल कर लें, सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने वाले लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल। या जहाँ पे हम उसका एक बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोग उसको कैश करने की कोशिश करते हैं। सो वो हम मल्टीपल एस्पेक्ट में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से ये गलत तरीके से कैश भी होता है। ठीक है। इसके साथ साथ एक पिलर जैसे मैंने कहा हेल्पलाइन का 1737 इज़ द हेल्पलाइन, जो कि पहले जाहिर है क्योंकि सेंटर सिर्फ मुल्तान में था तो मुल्तान को डील करता था। 2022 के नोटिफिकेशन के बाद अक्रॉस पंजाब जो हैं वो सर्विसेज हेल्पलाइन से कनेक्ट होती हैं। हेल्पलाइन 2 तरह की सर्विसेज दे रही होती है। एक इंफॉर्मेटिव सर्विसेज के आपको रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। अगर उसमें ऑनलाइन आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो लीगल एक्सपर्ट मौजूद है ऑनलाइन भी। ऑनलाइन, वेरी गुड। इसके साथ साथ अगर आपको काउंसलिंग सर्विस चाहिए तो वो आपके पास एक साइकोलॉजिकल जो एक साइकोलॉजिस्ट है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए वहाँ पे मौजूद है। अगेन जब आपने केस रजिस्टर कराना है और इन हाउस वॉक की सर्विसेज लेनी है तो आपका केस रेफर होगा। ठीक है। या फिर आप इन पर्सन आकर अपना केस रजिस्टर करवाएंगे और वो तमाम सर्विसेज जो इस एक्ट के और इस कानून के अंडर और इस प्रोटेक्शन सेंटर के अंडर आती हैं आप वो अवेल करेंगे। और मैडम इसमें एक्शन कितनी जल्दी होता है, मतलब एक्शन का टाइम स्पैन कितना है कि बहुत लंबा केस चलता है या क्विक एक्शन हो जाता है या डिपेंडिंग ऑन द केस होता है? नाजिश एक्शन ये है कि केस फ्रंट डेस्क पे रजिस्टर हो जाता है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर के। ठीक है। ठीक है। उसके बाद प्रोसीडिंग है। ठीक है। केस ने रेफर होना है और मेनली हमारे केसेस 3 डायमेंशंस में जा रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है। रेस्क्यू का केस है अगर, हाँ। जो कि मैं ऐड करूं कि जो एक्ट में मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। कि कोई ऐसी कंप्लेंट हमारे पास आती है जिसमें खातून को किसी भी इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है या उसको घर में बंद किया हुआ है या उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया हुआ है, पेरेंट्स से नहीं मिलने दिया जा रहा, राब्ता नहीं हो पा रहा। ठीक है। और वो कहते हैं हमें नहीं पता कि वो जिंदा है नहीं है या किस हालत में है, उसको हमें मिलवाएं या उसको लेके आएं। ठीक है। अगेन हम कानून को देखते हुए विदाउट वायलेशन ऑफ लॉ, अगेन ये एक एम्बेड में है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर को विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर्स शी कैन एंटर इन एनी हाउस टू सिक्योर और टू रेस्क्यू एन अग्रीव्ड फीमेल, कि वो उस एक अग्रीव्ड खातून जो है मुतासरा खातून उसको वहाँ से बाजियाब करा के ला सकती है। अब खातून को बाजियाब करा के अगेन फिर हम सेंटर पे लेके आते हैं, उसकी स्टेटमेंट लेते हैं और विद हर कंसेंट होता है, उसकी इजाज़त से होता है। ठीक है। उसमें हम कोशिश करते हैं कि उसी टाइम पे, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होती है तो हम वर्बल कंसेंट लेते हैं, अगर प्रोविजन हो हालात साजगार हो तो रिटर्न भी कंसेंट वहीं पे ले लेते हैं या वीडियो रिकॉर्ड उसके कंसेंट से करते हैं। अगेन जब हम उसको सेंटर पे ले आते हैं अगेन केस रजिस्टर दोबारा होता है फॉर फर्दर सर्विसेज के उसने मज़ीद अगर कोई सर्विस लेनी है तो हम उसको उसी केस के अंडर फिर फर्दर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दैट्स ग्रेट। बहुत सर्विसेज ये अच्छी दी जा रही हैं और आई एम अमेज्ड, मुझे खुद इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था जी। आपने भी बताया कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में हर तरह का वायलेंस, चाहे आपका जिस्मानी हो या चाहे जहनी हो, सब शामिल होता है। मोस्टली हमारे पास केसेस किस तरह के आते हैं आपके पास? देखिए नाजिश, इसमें अगर हम अंडरस्टैंडिंग लें वायलेंस की तो अगर लॉ भी देखें तो वायलेंस, हर तरह के वायलेंस को ये लॉ डील कर रहा है। ठीक है। अब क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जहाँ वायलेंस का वर्ड है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे वो किसी भी तरह का वायलेंस है, चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस है, हर वायलेंस के साथ साइकोलॉजिकल और इमोशनल वायलेंशन होती है। मैडम आपने क्या अखज़ किया है कि यूजुअली मसला कहाँ आता है? हमारे एक तो होता है मसला आ गया, हम अगर रूट को पकड़ने की कोशिश करें, आप किसी चले एक वायलेंस को लेके चलें, आप आ जाएं डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जिसके केसेस काफ़ी आते हैं और काफ़ी ज़्यादा अनरिपोर्टेड भी जाते हैं, क्योंकि भाई घर टूट जाएगा, शोहर की आना सामने आ जाती है, बाहर बात जाएगी, क्या अपने घर का वो जो कहते हैं अपने ढक्कन हटाना बूथ तो सबसे पहले बिल्कुल आएगी। मैडम डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आप बताएं कि सपोज डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस है, हम बात करते हैं रूट कॉज की, मैडम हो गया, इसको रोका कैसे जाए? कहाँ तरबियत में फ़ॉल्ट है, फ़ॉल्ट किस तरफ है?
देखें, अगेन पिन पॉइंट नहीं कर सकते हम। एक ये सिर्फ ये कह देना, देखें मैंने आपको फिर कहा कि ये GBV है, जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है। और जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर मर्द भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं, ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ भी शामिल हैं, पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ का वर्ड हम यूज़ करते हैं। ठीक है। पर्सन मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। सो जब हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं तो उसमें सब शामिल हैं। ठीक है। अब बेसिकली क्योंकि आप भी जानती हैं, हम इसी माशरे में रहते हैं, हम इसको बोलते हैं कि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और ये पैट्रियार्टिकल सोसाइटी है, तो यहाँ मेल डोमिनेंस ज़्यादा है। और अगर हम देखें तो रेशो वाइज ये केसेस आपको वहाँ से मिलते हैं जो फीमेल पे वायलेंस हो रहा है। ठीक है। रेशो वाइज। ठीक है। अब उसी चीज़ को डील करने के लिए हुकूमत ने ये इकदाम किया और इतना बड़ा सेंटर स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसको हम क्लेम करते हैं कि ये साउथ एशिया का वाहिद इदारा है जो अंडर वन रूफ ये सर्विसेज इस तरीके से और अंडर लॉ प्रोवाइड कर रहा है, वन स्टॉप शॉप के साथ। अब बेसिकली केस जो भी है वो डील हो रहा है, अगेन डिपेंड कर रहा है कि केस है क्या, कहाँ रेफ़र होना है, क्या सर्विसेज रिक्वायर्ड है। अब जब हम बात करते हैं ना कि रूट कॉज क्या है, तो रूट कॉज जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, या देखें हम आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है, आपका साइकोलॉजी का जो एस्पेक्ट है ना वो चीज़ देखें। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि हर चीज़ अच्छाई है या बुराई है, या अच्छा है या बुरा है, बिल्कुल, या सही है या गलत है। यस और नो। अब जो सही है वो अज़ल से सही है और अब तक सही रहेगा। ठीक है। जो गलत है वो गलत, वो पहले भी गलत था, वो आज भी गलत है, वो कल भी गलत रहेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। तो जो ये सही और गलत की तमीज़ है ना, ये ख़त्म हो गई है मैडम। जबकि अब क्लेम किया जाता है पढ़ा लिखा माशरा है। अच्छा, अब तो लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ, पढ़ा लिखा होना गारंटी नहीं है। जी मैडम, बिल्कुल गारंटी नहीं है। पढ़े लिखे जाहिल है आज। ठीक है, आपको गारंटी नहीं है पढ़ा लिखा। देखें, हम इवन अपने इस्लाम की इंटरप्रिटेशन भी गलत करते हैं ना। डेफिनेटली हमारी अक्सर डिबेट होती है, हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं। अब उसमें कुरान पाक की आयत का जिसका हवाला अक्सर और हर मर्द के ज़ुबान पे होता है कि जी इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी हुई है। फेवरेट तरीन हवाला, फेवरेट तरीन, ठीक है, फेवरेट तरीन हवाला। उससे अगली आयत नहीं पढ़ी कभी भी जो पढ़ाने की ज़रूरत है। वो क्या है? और उस सूरत में जब तुम उनके दरमियान इंसाफ कर सकोगे जो तुम हरगिज़ नहीं कर सकते, आगे की बात ख़त्म हो गई, जवाब दे दिया बिल्कुल कि क्यों नहीं करना, हाँ, कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते। और यही होता है ऐसे ही है। अब वहाँ पे बात फिर वही पिक एंड चूज़ करते हैं, जो अपनी पसंद की चीज़ है वो पिक कर लें, जो नहीं है वो डाल दें। बिल्कुल। अब इंटरप्रिटेशन हर चीज़ की आपके पास मौजूद है। वो फिर बात वही है कि जब हम बात करते हैं रेफरेंस के साथ, तो अगेन इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट है ना। ठीक है। इवन रिलीजियस स्कॉलर्स हमारे पास हमारे इस एक्ट के पीछे आए, ठीक है, और हमने फेडरल शरीयत कोर्ट में ये केस डिफेंड किया, ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि ये इदारा बनाया गया कि ख़वातीन आती हैं, कहती हैं हमने तो नहीं रहना, और ये तलाक़ें कराई जा रहे हैं। ये घर तोड़ने के लिए बनाया है गवर्नमेंट ने इदारा। अच्छा। मैंने पर्सनली कोई 4 साल उस केस को डिफेंड किया है शरीयत कोर्ट में। अल्टीमेटली वो डिसीजन हमारे हक़ में हुआ कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर जो है वो घर तोड़ नहीं रहा। हाँ, लेसन लर्न ज़रूर था, लेसन लर्न, थैंक्स टू दोज स्कॉलर्स जिन्होंने ये सवाल उठाया, और हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग लेके और उससे लेसन लेके अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर लिया। हमने उसके बाद खुला और डाइवोर्स के केसेस लेने ही छोड़ दिए। हमने उससे लेसन क्या लर्न किया, ठीक है, कि खातून उस लेवल तक जाती कब है। हमसे मांगती है, हमने तो देना है क्योंकि हमारी लीगल सर्विस है। बिल्कुल ठीक वो है, मांग रही है, हमने देनी है। ठीक है। मैंने उसको डायरेक्शन को चेंज कैसे किया, क्योंकि मैं वहाँ शरीयत कोर्ट की पेशियाँ भुगतती थी। मैंने उनको कहा जी, मैंने वापस आके अपने स्टाफ को बिठाया, मैंने कहा जी मुश्किल आ गई है, बदनामी लग रही है साथ इदारे पे, कार हम अच्छा काम रहे हैं, बदी हमारे जिम्मे डाल रही है, तो फटीक तो होगी, ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, ठीक है, हम आइडेंटिफाई करते हैं, ज़रा इन ख़वातीन को काउंसलिंग में ले जाएं, बजाय रजिस्टर होते ही लीगल एड देने के, ठीक है, इनको थोड़ा काउंसलिंग में लेके जाएं, प्रोब तो करें कि मसला क्या है, कि मसला क्या है जो यहाँ तक पहुँची, ठीक है। जब प्रोब किया
तो पता चला कि राइट्स वायलेट हो रहे हैं, राइट्स दिए नहीं जा रहे, खर्चा नहीं दिया जा रहा, ठीक है, ना ख्याल रखा जा रहा है, ठीक ना है, टाइम दिया जा रहा ठीक है, है, रिलेशनशिप निकाह नामे तक तो है, ठीक है, जिम्मेदारियों का नहीं पता, ठीक है, ठीक है, सही, कुछ क्लेम कर लिया अपने लिए बच्चों के लिए तो जूते पड़ रहे हैं, सर फाड़े जा रहे हैं, किसी चीज़ से उठा के मारा जा रहा है, सही, या घर वालों से कहा जा रहा है तुम मार लो कोई मसला नहीं, बोलने नहीं देना। अब जब ये चीज़ें सामने आई तो हमने अपनी डायरेक्शन बदल ली, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लॉ मौजूद था। ठीक है, अब लॉ जो जो प्रोटेक्शन खातून को देता था हमने उनको इंश्योर कराया कि देखें जो होना है, जो आप चाहती हैं इस वक्त, क्योंकि आपको समझ नहीं है इसलिए आप यही चाह रही हैं कि आपकी बस है, ठीक है, थोड़ी सी सपोर्ट हम आपकी कर देते हैं, थोड़ी सी आप अपने लिए सपोर्ट ले लें। ठीक है, हम करते ये हैं कि पहले आपके राइट्स क्लेम करके देख लेते हैं, ठीक है, जो किसी ने नहीं किए, हाँ, मिल गए तो ठीक है, वेल इनफ, नहीं मिले तो वो खुद ही डाइवोर्स दे देगा क्योंकि उसने राइट्स देने नहीं। राइट्स ही देने। और मैडम हर औरत का यही और होता ये है कि घर हुआ, जुड़ा रहे। और Exactly. ये हुआ, बिल्कुल, जहाँ हमने हक महर मांगा उसने कहा हक महर देने से बेहतर है शायद मैं डाइवोर्स दे दूँ। उसने मेंटेनेंस मांगी, हाँ, डिलीवरी के खर्चे मांगे, उसने कहा ये खर्चा देने की बजाय मैं डाइवोर्स दे देता हूँ। ऐसा केस भी है मेरे पास, खातून आती है 6 बच्चों के साथ, ठीक है, दारुल अमान में रहना है, ठीक है, क्यों रहना है, घर नहीं है, घर है, रहती क्यों नहीं वहाँ, वो जी वहाँ उसकी दूसरी बीवी और बच्चे रहते हैं। दूसरी बीवी कहाँ से आ गई, आप जी हमारी पसंद की शादी थी, जब 4 बच्चे हो गए इसने मुझे अलहदा रखा हुआ था, मेरे से मिलने आ जाता था, अच्छा, ठीक है, वालदेन को नहीं पता था उसके, ठीक है, ठीक है। तो वालदेन ने जब 4 बच्चे थे तो वालदेन ने अपनी पसंद से चचा की बेटी के साथ उसकी शादी कर दी, ठीक है, तभी शादी कर दी तो दो बच्चे वहाँ से भी उसके हैं, ठीक है, अब बंदे को बुला लिया, अच्छा, क्या मसला है, ये दारुल अमान में क्यों रहे, हाँ, तुम्हारे बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, हाँ, कहते जी देखे मेरे 2 बच्चे और भी हैं। मैंने कहती जो ये किसके हैं, नहीं हैं तो ये भी मेरे, लेकिन देखें ये मेरे वालिदैन को पता नहीं था, अब तो खैर पता चल गया है, तो मैं तो क्योंकि छोटी सी मुलाजमत करता हूँ तो मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लो, तो अब इस वक्त मेरे लिए ये आसान है कि मैं 2 बच्चे और बीवी जो वालिदैन की पसंद से है, क्योंकि फिर अगर मैं उनको छोड़ूंगा तो वालिदैन सपोर्ट भी नहीं करेंगे, अच्छा, तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको डाइवोर्स दे देता हूँ। अब मुझे बताएं उसके लिए बहुत आसान है, उसके लिए बहुत आसान है। अब अगला सवाल जो है ना वो यहाँ उठता है, दारुल अमान कितना अरसा रह लेगी, 6 महीने, बिल्कुल मैडम, स्पेशल परमिशन लेगी बच्चों के साथ, बच्चों ने पढ़ना भी है, बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे ना प्रॉपर वहाँ पे, स्कूलिंग तो नहीं हो ऐसा ही सकेगी, है। दारुल अमान से बाहर नहीं निकल सकेगी, ऐसा ही है, दूसरे इदारे में चली जाएगी जहाँ से काम भी कर सकती है, बच्चे भी पढ़ जाएंगे, ठीक है, बट बाप तो नहीं है, बिल्कुल, कसूर क्या है। और जितने पैसे कोई इदारा स्टाइपेंड देता है या कोर्ट खर्चा देती है, मुझे बताएं आज के दौर में हम भी इंसान है ना, हाँ, उसमें किसी का एक दिन भी नहीं गुजरता, ऐसा ही है, उन पैसों से जो 1 महीने के लिए दिए जाते हैं या एक दफ़ा दिए जाते हैं और फिर कई महीने नहीं दिए जाते, उस औरत ने क्या करना है, कुछ भी नहीं, उसकी और उन बच्चों की जिम्मेदारी किसकी है, क्या उस बच्ची के वालिदैन की है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करके उसको भेज दिया और अब वो बोनस के साथ वापस आ गई और वो बोनस पालने की जिम्मेदारी उसके बाप की है, डेफिनेटली, जो कि मजदूरी करता है या दिहाड़ी करता है, और उसके केस के पीछे वो रोज रुल रहा होता है और दिहाड़ी नहीं कर पाता, वो ना अपने घर को सपोर्ट कर सकता है और ना इसको कर सकता है, बिल्कुल, जिम्मेदारी किसकी है, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। नहीं, सही कह रही है, मैं जुडिशरी तक ले गई हूँ इस क्वेश्चन को, इसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला, और हल भी नहीं आया, नहीं हल तो तब आएगा ना जब सवाल का जवाब होगा, जवाब देगा तो वही जवाब भी हल है, तो मैडम हल नहीं। इस केस का फिर बना क्या फाइनली, कुछ नहीं जी, अल्टीमेटली वो खुद ही या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है या घर वालों के साथ वो चली जाती है वालिदैन के साथ, फिर अगेन हम फॉलो अप लेते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, गाइडेंस देते हैं क्या क्या कर सकती है, हमारे पास जो स्किल डेवलपमेंट जो ऐसी जगह हैं, ऐसे इदारे हैं जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है, बच्चों की स्कूलिंग के लिए क्या क्या प्रोविजन है, ठीक है, वहाँ तक हम उसको डायरेक्ट करते हैं, गाइडेंस चलती रहती है, फॉलो अप चलता है। एक जिंदगी का फैसला कहाँ ले गया उसको, अगेन इससे ज़्यादा मुझे बताएं कोई क्या कर सकता है, वो भी जॉब करते हुए, एक ड्यूटी करते हुए, डेफिनेटली, हम किसी के घर नहीं जा सकते, उसको अपने घर ला के नहीं रख सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती किसके ऊपर है इसका जवाब कहीं नहीं है।
आजकल हमारे मसला एक जो मुझे एक लग रहा है ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा जो आपकी बात थी कि सही और गलत सबको पता है क्या है, बिल्कुल ऐसे ही, इसको आप एक्सेप्ट करो। बिल्कुल। और ये मुझे उन पेरेंट्स पे हैरत है जिनको पता चला कि उसकी शादी हुई है, 4 बच्चे हैं। नहीं पता चला ना, पेरेंट्स देखें जिससे शादी हुई है, जिसके बच्चे हैं, उसने बताना है ना। उसने तो इस वजह से नहीं बताया कि पेरेंट्स मुझे घर से निकाल देंगे। वही मैं कह रही हूँ कि ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने 2 को रखा, 4 को नहीं रखा, ये तो बहुत बहुत एक नहीं 6 को नहीं रखा उधर। अच्छा, शादी के बाद भी इधर भी 2 हैं, उधर भी 2 और हैं। बस ये एक ऐसा आप, मैं तो कहती हूँ एक ऐसा केस है जिसमें पता है कि आपको इंसानियत के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। इंसानियत के ऊपर क्वेश्चन, एक और केस बता देते हैं। इंसानियत के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। एक बंदा है, उसके साथ मेरा सेशन हो रहा है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस का ही केस है, ठीक है, और खर्चे की बात हो रही है। हाँ, कहता झूठ बोलती है। अच्छा, मैंने कहा क्या झूठ बोलती, आप खर्चा देते हैं? हाँ, हाँ जी देता हूँ। अच्छा, मैंने कहा कितना देते हैं? कहता है 1 मिनट। अच्छा, पता नहीं क्या करने लगा। उसने जेब में हाथ डाल लिया, जेब में से वॉलेट निकाला, पर्ची निकाली, हाँ, और मेरे आगे रख दी। मैंने कहा ये क्या है? कहता है पढ़ लें। मैंने पढ़ा, दही आया इतने रुपए, सब्जी आई इतने रुपए, सालन आया बाजार से, तंदूर से रोटी आई इतने रुपए, अच्छा, ठीक है, बच्चे की साइकिल का पंक्चर लगवाया इतने रुपए, और वो 2000 रुपये का हिसाब लिखा हुआ था। मैंने कहा ये कितने दिन का है? कहता है 1 हफ्ते का। मैंने कहा 2000 रुपये में 1 हफ्ता, इसमें 1 रुपया भी इसकी ज़ात के लिए नहीं है। एग्जैक्टली, बच्चों के लिए है ना, या घर के हाँ, लिए हाँ, हाँ। दही घर में आता है ना, इसने तो नहीं खाना के लिए है। ऐसा ही, ऐसा ही। और वो इसके लिए क्या आपने है? भी खाना है, सिर्फ बच रहे थोड़ी फिर मैंने खाना अगला सवाल किया, मैंने कहा मुझे ये बताएं, ये 2000 रुपये आप इसको हफ्ते के लिए देते हैं, उसका भी आप हिसाब लेते हैं? ये उस खातून ने लिखा हुआ था खर्चा, जो इसको जमा कराया हुआ था कि मैंने वो 2000 रुपये ऐसे खर्च किए। यहाँ खर्च किए हैं। मैंने कहा उसका भी आप हिसाब लेते हैं? कहता क्यों ना लूँ, अल्लाह ने हिसाब नहीं लेना। ये आपके उस सवाल का जवाब है कि ये इंसानियत है या खुद को खुदा समझना है। ख़वातीन के लिए इंडिपेंडेंट होना इन द पर्पस ऑफ अर्निंग, कि एक ख़ातून हो जो कि ख़ुद मुख्तार हो फाइनेंशियली, वो इस ज़माने में कितना ज़रूरी है? मेरा ख्याल है कि ज़रूरी ही है, उसके बगैर गुजारा ही नहीं। क्योंकि आपको ज़िंदगी का नहीं पता ना मैडम, आपको अपनी ज़िंदगी के इम्तिहानात का नहीं पता। और ज़िंदगी भर हाथ भी नहीं फैला सकते। एक आपकी सेल्फ डिग्निटी आती है जब आप कुछ अर्न करते हो, खुद लेकर आते हो, गिविंग हैंड होते हो बनिस्बत टेकिंग हैंड। देखें, आपके चैलेंजेस, आपके प्रॉब्लम्स, आपकी सफरिंग्स बढ़ती हैं अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। आप एम्पावरमेंट वो नहीं है कि आपने मसल्स बनाए हुए हैं और आप टस कर रहे हैं लोगों को। ऐसा ही है। बेसिकली ये एम्पावरमेंट है जो मैं समझती हूँ कि आपने अपने आप को मैनेज किया है, ऐसा ही है, फैसिलिटेट किया है, और आप इस ऐसी किसी क्राइसिस की सिचुएशन के बाद किसी के ऊपर बर्डन नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। सो जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और मैं समझती हूँ कि शायद आपके लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस, या वो डिसीजन पावर भी आपको इसी वजह से नहीं दी जाती क्योंकि आप किसी और के ऊपर बर्डन होते हैं। मैडम, इसलिए डिसीजन वो लोग करते हैं जिन्होंने आपको पालना होता है। मैडम, यहाँ पे बात आती है बेसिक ग्रूमिंग की, अपब्रिंगिंग की, चाहे लड़का हो कि लड़की हो। हमारे यहाँ वालिदैन, लड़का लड़की की शादी हो जाती है, अव्वल तो उनको एक दूसरे के साथ रहने की तमीज़ नहीं सिखाई जाती। फिर उनको ये नहीं सिखाया जाता एक गुड हस्बैंड की ड्यूटीज़ क्या हैं, एक गुड वाइफ की ड्यूटीज़ क्या हैं, आपके क्या हकूक़ है, उसके क्या हकूक़ है। ड्यूटीज़ और हकूक़ ना सिर्फ फ़राइज़ तो नहीं ना, आपको हकूक़ भी पता हो, दोनों को वो भी सिखाया जाए। जी, अच्छा, फिर उनके कुछ बेसिक, मैं और अफान तो हमेशा कहते हैं आपके कुछ खून के टेस्ट भी होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस ख़ानदान में थैलेसीमिया तो नहीं, आपको कोई और हेपेटाइटिस तो नहीं, ताकि उस हिसाब से लेके चले, बच्चे भी उस हिसाब से पैदा हम सारे एक ही स्कूल ऑफ थॉट के ना, मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। बिल्कुल। और क्या क्या होना चाहिए फिर अच्छा, एक तो दूसरी चीज़ तो निकाह नामे के अंदर जो क्लॉजेज है ना, वो एट द टाइम लिखने चाहिए, जिसमें बेसिक ख़र्चा, जिसमें मज़ीद आपको जो जो लड़की के कंसर्न्स है कि लाइफ गोल्स के मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, मैं सपोज़ वो तो खैर बाद में कि बच्चे पैदा होने के बावजूद भी मैं जॉब करना चाहती हूँ। इसके बाद एक चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए जो कि हमारे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ, या एटलीस्ट पेरेंट्स को इंश्योर करना चाहिए कि हम बच्ची को ना एक इधर तोक डाल के कहीं छोड़ नहीं रहे, हमने उसको खुद भी चेक एंड बैलेंस रखना है कि इसका ख्याल रखा जा रहा है। उसके बाद आते हैं बच्चे पैदा हो गए। अच्छा, बच्चे पैदा हो गए,
अव्वल तो उसके ऊपर भी तरबियत नहीं होती, बहुत से हमारे पास डॉक्टर्स के पास आते हैं ये क्या है कैसे, हम समझा कर सारा करते हैं। अच्छा बच्चे पैदा हो गए, अब तरबियत कैसे करनी है। अब शौहर निकल गया, माँ फ्रस्ट्रेटेड घर में, शौहर आके बीवी पे तशद्दुद कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बीवी उस माइंडसेट के साथ बच्चों के ऊपर अपना गुस्सा गुबार निकाल रही है, बच्चों की पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो रही है। मैडम ये जो एक साइकिल सा बना हुआ है, इस सब का रूट कॉज अगर हमारी तरबियत शुरू से ही शुरू हो जाए कि एक लड़का लड़की की शादी की काउंसलिंग, प्री काउंसलिंग मैरिज, ठीक है, काउंसलिंग मैरिज से पहले, काउंसलिंग मैरिज के बाद, वक्तन फ़वक्तन साल में 3-4 काउंसलिंग सेशंस कपल के हो जाएं, फिर अगर उनने कंसीव करना है या कंसीव कर लिया फिर उसके सेशंस, फिर हाउ टू अपब्रिंग अ बेबी उसके सेशंस, अब बच्चा पैदा हो गया, अब उसकी तरबियत, लड़की की तरबियत, लड़के की तरबियत, बोटियाँ किसकी प्लेट में ज़्यादा हों वो तरबियत। अगर ये इसी रूट कॉज के ऊपर हम काम करना शुरू कर दें। रूट कॉज नाजिश एक ही है जो मुझे समझ आती है, मैंने आपको पहले कहा जी, हमें हस्बैंड वाइफ की ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इंसानों की ट्रेनिंग इंसान बनाने के लिए करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये इवन निसाब का ये हिस्सा रोल्स होना है ना। चाहिए। यस यस, सबसे पहले तो उसने बेटा कैसे बनना है। मैं एक केस डील कर रही हूँ, 15 साल का बच्चा है, हाँ, जो फैमिली डिस्प्यूट की वजह से माँ के सामने बैठा है, कह रहा है माँ ऐसी होती है। बिल्कुल ये कोई बात हुई। 15 साल का बच्चा, उसने कहाँ से सीखा? बाप से। जो और भी बहुत सारे लोग हैं, जो चीज़ घर में, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। जॉइंट फैमिली होती है, अक्सर ताने सुन रहे होते हैं, माँ ऐसी, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारा खानदान ऐसा। बेसिकली देखें, बेसिकली इंसान जो है वो पॉजिटिव बीइंग है बेसिकली, ठीक है। अब वो बच्चा, ये मैं आपको बता रही हूँ, फर्ज कर लें 15 मिनट पहले की स्टोरी, 15 मिनट मैंने उससे बात की है, ठीक है, ठीक है। हाँ, उसके बाद वो अपनी सीट से उठ के माँ के साथ जाके बैठ गया है, ठीक है, बैरियर टूट गया। यस, फिर भी मैं उसको ज़बरदस्ती उस माँ के साथ नहीं भेज सकती जिसके साथ वो नहीं जाना चाहता। ठीक है, हो गया। बिल्कुल, मैंने 15 मिनट में कौन सा जादू कर दिया हाँ, कि उस आखिरी 15 मिनट के बाद उसने मुझे आके ये कहा कि आपसे एक बात करनी है। पूछा क्या? हम सारे इकट्ठे रहना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे इकट्ठा रखने की, बाकी चीज़ें मैं सेट कर दूंगी, मैं आपका साथ दूंगी। कहता है एक मसला और है, उसको कोई नहीं ठीक सही कर सकता। मैंने कहा वो क्या है? कहता है मेरी दादी बहुत, बस समझ गए। मैंने कहा फिक्र ना करो, दादी को मैं निपट लूँगी, ठीक है। सही। कहता नहीं असल में वो ना शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं, इस वजह से ना। मैंने कहा मैं भी शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीज़। कहता फिर सही टक्कर का बंदा मिला है उनको। सही, दिस इज हाउ। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं उससे वादा लेके उठी कि वो अपने बहनों का भाई बन के दिखाएगा, माँ का बेटा बन के दिखाएगा और बाप का भी बेटा बन के दिखाएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रोल्स हैं। हर कोई अपना रोल समझ जाए। इंसान बनाने पे अगर फोकस कर लेना, इंसानियत का पता हो कि इंसानियत क्या है, वो बहन के लिए भी है, ठीक है, वो माँ के लिए भी है, ठीक है, वो बाप के लिए भी है, बिल्कुल, वो बाकी घर वालों के लिए भी, बाकी रिश्तों के लिए भी है, ठीक, बिल्कुल, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप नहीं दिखाते, आप नहीं बताते। आप बच्चे को आप 100 दफ़ा सिखा लें कि बेटा माँ से बदतमीजी नहीं करनी, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं अगर आपने माँ से बदतमीजी की, साथ ही आप उसको कह रहे हैं तुम तो हो ही जाहिल। ऐसा ही अब जब उसको जाहिल का मतलब आएगा, बिल्कुल, तो उसको डेफिनेशन पता है, ऐसा ही है कि जाहिल के तो मुंह लगने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो वो आप जितना मर्जी सिखा लें, उसने वही सलूक करना है जो एक जाहिल के साथ किया जाता है। अब वो चाहे माँ है, चाहे बहन है, चाहे बेटी है। इवन जिस मैंने अभी केस का रेफरेंस दिया, मैंने उनको रियलाइज़ कराया कि आप अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। yes, बेटियां बाप की शक्ल देखना नहीं चाहती, बेटे माँ की शक्ल देखना नहीं चाहते, और चारों के चारों
जब बड़े होके इस माशरे में अपना रोल प्ले करेंगे बिल्कुल तो वो मजीद 8 लोगों को खराब, 4 लोगों को मजीद खराब करेंगे। 4 तो खराब हो गए, यस जो वो 2 खुद हो रहे हैं जिनकी ये औलाद है वो तो हो गए ना, बिल्कुल ये 4 हो गए। हाँ और जब ये एक मैरिटल रिलेशनशिप में आएंगे तो वो 4 उनको घर भी मेंटली अपसेट रखेंगे, बर्बाद होंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली क्योंकि जो बेटियां हैं उनको मर्द के रोल का नहीं पता, बिल्कुल मर्द की इज्जत का नहीं पता, मर्द के मकाम का नहीं पता, डिस्ट्रॉय हो गया ना। बिल्कुल जो बेटे हैं उनको माँ के रोल का नहीं पता, माँ की जगह का नहीं पता। क्वेश्चन किया ना ऐसा ही उसने, है। माँ ऐसी होती है, ऐसा ही है बिल्कुल। ठीक है। तो वो बीवी को क्या समझेगा और बेटी को क्या समझेगा? यही बात है कि रोल्स आप अपने खुद अदा करें और एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखें। वो जब आप अच्छे इंसान होंगे तो आप खुद ब खुद करेंगे। सबसे पहले तो इंसानियत का सबक पढ़ा दें, इंसानियत का मेरा ख्याल है सबक वो पढ़ा दें तो बाकी सारी चीजें खुद ब खुद डील हो जाएंगी, खुद ही देख लेंगे। बाकी आप अच्छे बुरे का फैसला खुद करते रहेंगे। जहन मेरा तो अब माइंड इस पे आ गया, बुराई ख़त्म नहीं होनी, ये एक अनरियलिस्टिक गोल है। जराइम भी ख़त्म नहीं होनी, वरना दुनिया शायद, यार ये जो सिस्टम बने हुए शायद ख़त्म हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली तो ख़त्म होने हैं। बट अगर चीज़ें डिफाइन हो जाएं, रिफाइन हो जाएं और उस पर वर्किंग हो जाए कि हम करना है। अब उसके लिए भी 2 तरह की चीज़ें की जरूरत है। हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर की बात करते हैं, जब वायलेंस हो जाता है तो लोग हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं लोगों को अवेयर करो ताकि लोग हमारे पास आएँ, सर्विसेज लें। इसके साथ साथ जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट भी, बीइंग अ प्रोटेक्शन ऑफिसर भी, मैं ही कहती हूँ कि प्रिवेंशन लेवल पे काम होना ज़रूरी है। और प्रिवेंशन लेवल पे काम ये नहीं होना ज़रूरी कि आप नर्सरी के बच्चे को सिखाना शुरू कर दें कि तशद्दुद नहीं करना। ऐसा ही है, कहेगा तशद्दुद चेक तो करूँ होता क्या है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, मार के तो देखूँ। अब आपके घर में अगर भाई लड़ाई करते हुए बहन पे हाथ उठा रहा है, वो बड़ी है या छोटी, और आप देख रहे हैं और आप उसको नहीं रोक रहे, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे वो किसी भी लेवल पे जाके किसी भी रिश्ते पे हाथ उठाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस बच्ची के ऊपर हाथ उठेगा वो किसी भी रिलेशनशिप में ये फियर लेके जाएगी कि मर्द तो हाथ उठाता है, डेफिनेटली, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रिवेंटिव लेवल पे भी कंट्रोल करने की या मैनेज करने की ज़रूरत है, जिसमें अगेन फिर वही बात है कि मैं कई भी दफ़ा अवेयरनेस सेशंस में भी जाऊं या कहीं ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस में जाऊं, वो कहते हैं जी हुकूमत क्या कर रही है। मैं कहती हूँ गोली मारे हुकूमत को। वो सब कहते हैं मैं कहती हूँ आप क्या कर रहे हैं, हुकूमत का काम। मैं कहती हूँ जी आप क्या कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, आप कर लें, मैं आपको बता के जा रही हूँ, मैं तो वादा लेके बगैर जाऊंगी नहीं। हाँ एग्जैक्टली, वादा करेंगे। कुछ ऐसे बैठे होते हैं ऑडियंस में जो पहले मिले होते हैं। हाँ। मैं कहती हूँ बताएं आखिरी वादे और आज के वादे के दरमियान कितने लोगों को बताया कि इंसान बनना है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो हाथ दोबारा ऊपर नहीं उठता। तो हमने रोल प्ले नहीं कतरा कतरा बन के दरिया बनता है। हर कोई अपना रोल अदा करे तो फिर क्यों नहीं आपका दरिया पूरा बन जाएगा, इंसानियत का, अच्छाई का। बिल्कुल ऐसे। और जब आप दूसरे की तरफ पॉइंट करते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ उठ रही होती हैं कि असल में आप अपने आप को तो 3 गुना देखो कि खुद क्या चीज़ हो, दूसरों को तो ताने देना आसान काम है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैडम, हम अपने अगले सेक्शन पे आते हैं पॉडकास्ट पे। मैडम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, चाहे मर्द हों या औरतें हों जी। ये जो एक बेसिक मोरालिटी है या एक बेसिक अपना रोल अदा करना, वो ऐसी क्या चीज़ है जो मर्दों को बाहर जाने पे मजबूर कर देती है? पता नहीं क्या वो बहुत बेचारे हो जाते हैं या बहुत उनके अंदर कोई क्या चीज़ होती है कि उनको बस बाहर जाना पड़ जाता है। इसी तरह ख़वातीन को आजकल की, ज़ाहिर है मर्द किसी से अफेयर चलाएगा वो खातून के साथ ही चलाएगा ना, वो खातून मैरिड भी हो सकती है, अनमैरिड भी हो सकती है। तो वो ऐसी क्या चीज़ है जो आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बहुत कॉमन किया हुआ है उसने? देखिए नाज़िश, हमने अभी जितनी डिस्कशन की है ना, अगेन उसी से लिंक होगी। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, बिल्कुल, आपके चाइल्डहुड है, बिल्कुल चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, आपने माँ और बाप को देखा है, तरबियत ज़ीरो है, ठीक है ना। हम आज भी कुछ करने और बोलने से पहले सोचते हैं कि ये बात सही है या गलत है, ठीक है। आपका एक्सपोजर बच्चों के, हर 4 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे के, बल्कि 2 साल के बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है। यस बिल्कुल, ठीक है।
आपने सारा कुछ रोक लिया। हाँ मैं अभी भी मोबाइल यूज़ करूँ तो एकदम कोई ऐसा ऐड आ जाता है जो मैं नहीं देख पाती, ऐसा ही है, मेरा फ़ौरन क्रॉस पे आ जाता है, किसी तरह ये हट जाए। बिल्कुल। ठीक है, बच्चे को क्या पता, वो तो सारा बैठ के देखेगा, ठीक फिर है, सवाल भी करता फिर है। सवाल करेगा, यस, फिर आपने उसको जवाब भी नहीं देना क्योंकि गंदी बात है, हाँ टैबू टॉपिक बुरी बात है, बुरी बात, ऐसे थोड़ी करते हैं बच्चे, थोड़ी ऐसी बातें करते हैं। हाँ, अब बच्चे को तो जवाब चाहिए, ऐसा ही है, फिर वो एक्सप्लोर करेगा, ऐसा ही है, 10 जगह सवाल करेगा, वहाँ से उसको जवाब मिलेंगे, अब वो सही मिले या गलत मिले, बस वहाँ से तबाही शुरू। तो बेसिकली सही, फिर वही बात आ गई, सही गलत बताना किसका काम है, और हर जगह हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा ही है। देखें, मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी, ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं लिखा था कि आपने यही लिखा था ना कि 60 मिनट्स का लेक्चर है तो आपने 60 मिनट्स भाषण देना है और आ जाना है। ऐसा ही है, ऐसे ही है ना। मेरी आदत थी, मैं यूनिवर्सिटी में कम से कम 10 मिनट, चाहे कोई मेरी अकाउंटेबिलिटी कर ले कि ये लेक्चर नहीं ले रही, बातें कर रही है, मैं 10 मिनट जनरल डिस्कशन या कोई किसी का क्वेश्चन लेके कि मैं अगर साइकोलॉजिस्ट हूँ या मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ तो आपके माइंड में कोई भी अपना या किसी दूसरे का एक्सपीरियंस है, कोई सवाल है तो वो करे, मैं जवाब दूंगी। ठीक है। और ये मेरा ख्याल है आज के दौर में बहुत कम लोग कहते हैं बहुत कम कि मुझसे सवाल करो। यस, अक्सर कहते हैं बोलते जाओ और लेक्चर वहाँ ख़त्म करके बाहर निकल जाओ कि सवाल ना हो जाए। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास उतना नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और मैं अक्सर जवाब देने के लिए इसलिए तैयार बैठी होती हूँ कि शायद मेरे पास एक्सपीरियंसेस इतने हैं बुकिश नॉलेज के अलावा कि हर बात से रिलेटेड एक्सपीरियंस मैंने खुद ज़ाती तौर पे किया हुआ है। ठीक है, मैं उस चीज़ से गुजरी हूँ, सो मैं अपनी एग्जांपल्स दे देती हूँ। और जब आप ऐसा करते हैं तो वहीं कहीं रोल मॉडल भी निकलता है, फिर लोग आपको एज ए रोल मॉडल लेते हैं। अगेन उसमें आपकी अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है क्योंकि लोग आपको रोल मॉडल ले रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें से आपको खुद भी बचना पड़ता है क्योंकि लोग वैसा बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अहम सबसे ज़्यादा है वो वही तरबियत है, अकाउंटेबिलिटी है, बच्चों की भी है। ठीक है, इंटरेक्शन है, ट्रस्ट है। मैं अपनी भतीजी की बात करूं, मैं बहुत खिलाफ थी, और मैं अपनी एग्जांपल मैं कहती थी यार हमें मास्टर्स के बाद मोबाइल मिला था, अभी वो 8th क्लास में आपने उसको मोबाइल दे दिया। बिल्कुल। अगेन मुझे पता है उसमें सिम नहीं है, अगेन मुझे पता है कि वो सिर्फ घर के वाईफाई से कनेक्ट होता है, अगेन ये कि वो सिर्फ घर में यूज़ होगा, अगेन ये कि उसके ऊपर अगर व्हाट्सएप ग्रुप हैं तो उसमें माँ शामिल है कज़न्स के ग्रुप में। ठीक है, अगेन मुझे ये पता है कि वो दिन में 10 टिकटॉक भी बनाएगी तो उसको क्लियर है कि मुझे ये पोस्ट करने की इजाज़त नहीं है, वो सिर्फ उनको डाउनलोड करके अपने कज़न्स के ग्रुप में शेयर करेगी। जहाँ पे कोई फ्लॉ होगा माँ ऑब्जर्व कर रही है, माँ उस वीडियो को डिलीट कर देगी अगर वो कहीं से भी उसको लगता है कि ये शेयर करने वाली नहीं है, ऑब्जेक्शनेबल नहीं, बिल्कुल, बस उसको पसंद नहीं है कि नहीं हाँ, ये नहीं, ये मुनासिब नहीं लगी, मुनासिब नहीं लगी। बिल्कुल। अब मुझे बताएं कि ये अकाउंटेबिलिटी है। मेरे घर में मेरी भाभी ने, एक ही बेटा है, 3 बेटियां, उसको मना किया कि ये जो भी आपकी अगर आपस में शरारत या लड़ाई होती है आपने हाथ नहीं उठाना। बड़ी खूबसूरत बात है, बिल्कुल, आपने मुझे बताना है। हाँ। लिटरली मैंने उस बच्चे की मजबूरी एक दिन देखी, वो यूं झुंझला रहा है और कह रहा है मम्मा मुझे कुछ हो रहा है, ये मुझे छेड़ रही है, मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको मारूं लेकिन मैं क्या करूं। उन्होंने कहा मुझे बता दिया ना, अब मैं इसको बताऊंगी। हाँ, दिस इज हाउ इट शुड बी, कि वो उसको पता है कि मैंने इस चीज़ को कंट्रोल करना है, टॉलरेट करना है। हाँ। और आहिस्ता आहिस्ता उसको उसकी जस्टिफिकेशन भी दी है कि क्यों नहीं उठाना, कि नहीं उठाते, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। किसी भी लेवल पे चीज़ चली जाएगी, मारना नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ तो ये नॉर्म बन गई है, ख़वातीन हमारे पास आती हैं, वो कहती हैं बाजी इससे कहें मुझे मार ले जो ये मारता है, मुझे घर से ना निकाले। ये कौन सी मजबूरी का लेवल है मुझे बताएं, कि उसको पता है कि मार खाना नॉर्मल है, इट्स ओके।
घर वाले भी यही कहते हैं, चलो मार लेते हैं ना, मार लेते हैं लोग, थोड़ा खा लो, कुछ खा नहीं लो, होता, कोई बात घर के अंदर ही है ना, ठीक है, सबके सामने तो इज्जत ही देता है ना। चलो कोई बात नहीं, भी देता नहीं भी देता तो ये तो होता है, ये तो हर जगह होता है, ये तो हमने भी यही किया था, ये तो हमने भी ये होता सहा था, बिल्कुल। ठीक है, जब ये आप उसको बताते हैं और उसको रास्ता नहीं मिलता, मुझे बताएं फिर वो आपसे तो हेल्प लेने नहीं आएगी। हाँ ऐसे ही है, उसको पता है यहाँ पे मुझे चुप फिर करा उसने के बाहर रखेगा, जाना है। बिल्कुल। अब वो चीज़ लीड करती है जब आप घर में अगेन जो एक चाइल्डहुड लेवल पे या एडोलेसेंट पीरियड के अंदर जो एक गैप आता है, वो क्या आता है कि हमारे यहाँ कंडीशनल लव होता है। ऐसे करोगे तो हम तुम्हें प्यार करेंगे, हाँ। ऐसे करोगे तो हम आपकी अम्मी हैं, तब हम मामा के अब्बू हैं। अब वो एक विंडो बना दी ना। हाँ। अब बच्चे ने कहना ओ हो मेरे साथ ये हो गया, ये तो बुरी बात है, सही गलत पता है, ये तो बुरी बात है, ये माँ बाप को प्यार नहीं करेंगे तो वहीं छुपा लेगा, ऐसा नहीं ही है, बताएगा। बिल्कुल अनकंडीशनल आपने लव, डरा दिया ना, बिल्कुल बिल्कुल उसको तो अम्मा बचाइए। बिल्कुल। अब जब आपने कंडीशनल कर दिया तो फिर तो उसने सोचना है कि बताऊंगा तो अम्मा अब्बा तो गए, बच्चे को क्या पता कि कहीं नहीं जाते, पर आपने डरा दिया ना। तो अब उसके बाद ये चीज़ें लीड करेंगी, वहाँ से छुपना शुरू होंगी। और आप देख लें कई ख़वातीन कितने कितने अरसे तक पेरेंट्स को ये नहीं बताती कि उनके साथ क्या हो रहा है, नहीं बताती वाकई, ठीक है, छुपाए वो प्रेशर है ना कि उनको वो क्या समझेंगे, वो तो यही समझेंगे कि मैं गलत हूँ। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और वो जो कॉन्सेप्ट होता है या कई ऐसी जगह पे भी आता है मेरा यकीन नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे और इस घर से तुम्हारा जनाजा उठना चाहिए, ठीक है? और कुछ भी नहीं। ये भी जो कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली यस बात आ गई वो बात कि अगर आपको ये पता है कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं और डिपेंडेंट नहीं है, देन यू कैन टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू कैन मेक द डिसीजन। अदरवाइज आप उधर ही देखेंगे कि डिसीजन कौन करेगा, मेरी ज़िंदगी का फैसला किसने करना है, बिल्कुल कि मुझे क्या करना है, मुझे यही जुल्म सहना है या मुझे इंडिपेंडेंटली किसी मज़हब का प्रेशर नहीं है कि आपने मरना है मार खा खा के, लेकिन रहना उसी रिलेशनशिप में, कहीं नहीं लिखा। ऐसा ही है मैडम। वर्क प्लेस हरासमेंट के ऊपर हम आते हैं कि काम की जगह पे ख़वातीन, अक्सर कभी कभार मर्द भी उसके ऊपर भी आएंगे, ख़वातीन को एक हरासमेंट फ़ेस करनी पड़ती है। वो हरासमेंट चाहे कमेंट्स की मद में हो, या उनकी ड्रेसिंग के ऊपर कमेंट्स किया जाते हैं, या उनको किसी ना किसी तरह टच किया जाता है, या उनको जो उनकी जायज़ पोजीशन या प्रमोशन बनती है उसमें हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं, और उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए भी रास्ते दूसरे दिखाए जाते हैं। इसके ऊपर बताएं मैडम, ये क्या, इसको कैसे पकड़ा जाए और उसको ख़त्म कैसे किया जाए, और ये क्यों हो रहा है आजकल? देखें नाजिश, फिर मैं वही कहूँगी, कवानीन मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन कमज़ोर हैं, वीक हैं। हम नया लॉ बड़ी जल्दी बना लेते हैं, उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन जो पहले बनाया हुआ है उस पर फोकस नहीं करते। ठीक है, पहली चीज़। ठीक है। मैं ये समझती हूँ कि जितने कवानीन बने, अब तो बैन हो जाना चाहिए कि नया कानून नहीं बनेगा, पहले पिछलों को सीधा कर, पिछलों को तो सीधा भी करें, इम्प्लीमेंट भी करें। इम्प्लीमेंट सीधा तभी होगा ना जब इम्प्लीमेंट होगा। ऐसा ही मैडम। अब जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको पता है कि एक चीज़ गलत है या सही है, ठीक है, तो आप जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे और साबित होने पे एक शख्स को सज़ा मिलेगी, सही, तो वो एग्जाम्पल बनेगी ना। बिल्कुल, ठीक है। तो अगर किसी को खौफ होगा, बहुत सारी जगह हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि वहाँ रात के 12 बजे या 2 बजे भी ट्रैफिक सिग्नल से कोई रोड क्रॉस नहीं करता। हाँ जी, ऐसा ही है, कोई खड़ा नहीं होता, बिल्कुल। आप रोड नहीं क्रॉस करते, कौन खड़ा है? उनको तो अल्लाह का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, गॉड का या कोई और कॉन्सेप्ट है उनका, वो तो अल्लाह से नहीं डर रहे वो। और सिग्नल ना तोड़ना अल्लाह से डर के नहीं तोड़ते वो, ये बात नहीं होती कि वो अल्लाह से डर रहे हैं इसलिए सिग्नल नहीं तोड़ रहे। क्या चीज़ है जो डराती है या मजबूर करती है कि सिग्नल नहीं तोड़ना? एक तरबियत, बिल्कुल, कि शुरू से सिखाया गया है कि ये नहीं तोड़ना। दूसरा, तोड़ दिया तो पनिशमेंट, हाँ, पता है कि इतनी स्ट्रांग है कि करना पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है। उसमें मजबूरी का आंसर नहीं है कि जी मजबूरी में तोड़ा था। यहाँ तो कानून होने के बाद कानून को तोड़ा जाता है क्योंकि प्ली है, ठीक है, जस्टिफिकेशन है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा,
पकड़ेंगे, बंद करेंगे, एक रात रखेंगे, तो अगले दिन छोड़ देंगे, बिल्कुल। फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ठीक ऐसा ही, है। ऐसा ही। सो अगेन मैं ये समझती हूँ कि फिर भी रिपोर्ट करना हाँ। या इसको रोकना, जब आप साइलेंट हो गए, आपने वो चीज़ छुपा ली, तो बेसिकली आप उस परपेट्रेटर को प्रोविजन दे रहे हैं कि औरों के साथ भी करो, क्योंकि फीमेल्स तो नहीं बोलती। यस, एग्जैक्टली आप खुद तो आप उसके साथ बुरा नहीं कर रहे, आप उन और ख़वातीन के साथ बुरा करने की बजाय आप उस चीज़ को वेटेज दे रहे हैं, उसको परवान चढ़ा उसको रहे हैं। प्रोविजन दे रहे हैं कि मज़ीद करो। हाँ, खामोश रहना इज नॉट द आंसर। मेरा भी सेशन था परसों कॉलेज की बच्चियों के साथ। आप ये देखें कि क्या हेजिटेशन है। मैंने 3 घंटे का सेशन लिया है और उसके बाद वीडियो क्लिप जो न्यूज़ चैनल को देना है। अब उन्होंने ये बताना है उस वीडियो चैनल या कैमरा के सामने खड़े होके कि उन्होंने क्या सीखा। ठीक है। और हर बच्ची हेजिटेंट है कि मैंने कैमरे के सामने नहीं आना। हाँ। अब वो क्या है? हाँ। मेरे हिसाब से तो वो बैरियर है जो घरों से डाला गया है, या उन्होंने टीवी ड्रामों से सीखा है, या इधर उधर के लोगों से सीखा है कि तो मीडिया के सामने तो नहीं जाते, या फलाना देख के मेरे माँ बाप को कहेगा तुम्हारी बेटी टीवी में आई थी, शर्म करो तुम्हारी बेटी टीवी पर आ रही है। हाँ, लेकिन वो इतना वो बढ़ चढ़ के बोल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। बजाय उसको कॉन्फिडेंस उसका देखने के कि उसने इतना करेज किया है कि वो ये आके बता रही है कि बात मैंने की। सीखा क्या है। यस एग्जैक्टली, कोई पॉजिटिव बात बता रही है। ठीक है। कौन सा गाने गा रही है, कुछ और कर रही है। ठीक है। हाँ। मतलब ये वो प्रेशर्स है ना। बिल्कुल सही सो कह रही हैं। बेसिकली देखें, जहाँ पे हम अगेन वर्क एंड प्लेस हरासमेंट की बात कर रहे हैं, पूरा लॉ इस पे भी मौजूद है। ठीक है। अगेन हम हरासमेंट डील करते हैं एक और लॉ के अंडर, उसमें भी हम इसको कवर करते हैं। ठीक है। अब बात फिर वही है कि अगेन जो एक डायलमा है, डायलमा है, हाँ। वो अगेन वहाँ है कि आप एफर्ट करते हैं, 2-3 ऑप्शंस है ना। आप एफर्ट करते हैं, प्रेशर आ जाता है, ठीक है। आप फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। आप कहते हैं जी कंप्लेंट वापस। ठीक है। पहले आप पूरा हौसला करके आपने इनिशिएटिव ले लिया, ठीक है। फिर आपने कहा नहीं कोलीग्स भी कह रहे हैं, फलाना भी तरले ले रहा है, इस दफ़ा माफ़ कर दो। हाँ। आपने माफ़ कर दिया, ऐसा ही है। आपका डिसीजन है ना। ऐसे अब ही। यहाँ तो मैं भी आपको इंसाफ नहीं दिलवा सकती। बिल्कुल मैं कोर्ट में चली जाऊँ, मैं कोर्ट के धक्के खाऊं, ऐसा ही है। पीछे वाली कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठी है। हाँ, ठीक है। गलत जगह कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, यहाँ नहीं ये कॉम्प्रोमाइज अगेन होता। मैं पर्सनली समझती हूँ दिस इज योर चॉइस। यस। ठीक है, अगर आपने स्टैंड लेना है तो फिर आप स्टैंड लें। मैडम औरतों को सिखाना पड़ता है ना कि भाई तुम्हारी अपनी इज्जत है, देखिए ये तुम्हारी ज़बान सिखाने है, के इधर साथ बात करनी देखिए है। नाजिश, मैं Yes. वेरी सॉरी टू से, देखिए आप सिखा भी लेंगे, मैं हाँ। सिस्टम का पार्ट हूँ ना, मैं टकरें मार भी लूँगी, वो भी तैयार है सजा दिलवाने के लिए। हाँ। आपका सिस्टम इतना वीक है, आपका जस्टिस सिस्टम इतना वीक है कि आप इंसाफ दिलाते दिलाते अगले मर जाते हैं, उनको उसके डिसीजन उनके मरने के बाद आते हैं। तो जहाँ हम ये कहते हैं कि हम एक तरफ तो बड़ी बात करते हैं जी ख़वातीन को एम्पावर्ड होना चाहिए, Yes. बोलना चाहिए, Yes. ज़ीरो टॉलरेंस है साइलेंस पे, Yes. साइलेंस को ब्रेक करें, सब कुछ कर लें। बिल्कुल। ठीक है, अगेन आपके ही खिलाफ एक बंदा ये खड़ा होता है कि जी ये ख़वातीन को ख़राब कर रहे हैं। हाँ ऐसा ही है। तो जब आप गाड़ उजाड़ रहे हैं। रेजिस्टेंस आती है ना, हाँ। तो वहाँ पे अगर जस्टिस सिस्टम भी इतना पुअर है हाँ। कि आपको जवाब ये मिले क्या कर लिया मेरा, हाँ एग्जैक्टली। तो मुझे बताएं, तो वो चीज़ बढ़ाएगी ना उस चीज़ को, बिल्कुल रेपिटेशन होगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल। एक दफ़ा हुआ है 100 बार दोबारा होगा, क्योंकि सबको पता है कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना। ठीक है, बिल्कुल। तो कुछ जब हम दिखाएंगे कि होता है, यस, तो किसी को पता चलेगा कि वाकई कुछ होता है, बाकी कुछ होता तो है नहीं करना, और नहीं तो करना। खुद ब खुद रुकना शुरू। मैम अवाम तो डंडे की है ना, जब तक ऐसे ही। आपको डंडे का जोर ना दिखाया जाए, ऐसे ही कोई है। डराया ना जाए, ऐसे तो ही वो जहाँ जुगाड़ लगता है ना वो अपनी ठरक पूरी ही। करेंगे। ऐसे ही। और बाकी खवातीन के अपने ऊपर है कि वो खुद कितना बर्दाश्त करती हैं। सिर्फ घरों में बर्दाश्त की बात नहीं हो रही, वर्क प्लेस की बात हो आपने रही। इसमें जिक्र किया एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। जी ठीक है, ऐसा ही कि मर्द मजबूर हो के, ऐसा क्या होता है, आपने वर्ड क्या बोले मजबूरी है? कि क्या मजबूरी है? हाँ, कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं होती। बिल्कुल, इट्स अ चॉइस। इट्स अ चॉइस ऑफ द मेल एंड द फीमेल। Exactly. कोई मर्द औरत के
बढ़ावे के बगैर अफेयर चला ही देखें, नहीं मैं सकता। आपको बड़े मजे का मेरे मेरे पास एक केस आया, वालदा आई कि जी मेरी बेची को बंदा बरगला के ले गया है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा। मैंने कहा हुआ क्या? हाँ। मैं जी अस्पताल में दाखिल थी। अच्छा। वो हमारे साथ वाले वार्ड में एक बंदा था, वो दाखिल था, उसका बेटा था वो। बेटी उसकी अटेंडेंट थी, माँ की, बेटा बाप का अटेंडेंट था। हाँ। दोनों का इंटरेक्शन हुआ हाँ। आते जाते। हाँ। ठीक है, दोनों की गिटमिट हुई, माँ भी वार्ड में बाप भी वार्ड में, दोनों भाग गए। ठीक है। अवस्था। अब देखें, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आती। मैं अक्सर ऐसे लोगों को जवाब देते, मैं कहती हूँ कोई है माई का लाल तो उसको लेके आओ, मुझे तो वर्गला के दिखाए। यही तो बात है ठीक है, मैडम, यही मैं अक्सर आई एम क्लियर ना, यू आर क्लियर, मैंने नहीं वर्गलाए जाना। यस एग्जैक्टली, ठीक है? एग्जैक्टली। तो कोई कैसे वर्गला सकता है मुझे? और मैं किसी पॉइंट पे ही वर्गलाई जाऊंगी ना, किस चीज़ पे चलाई जाऊंगी? कुछ किसी चीज़ के पीछे जो मुझे चाहिए, और चाहिए कोई चीज़ कब होती है? जब होती ही नहीं। ऐसा ही। ठीक है, अब वहाँ पे फिर फैमिली आ गई, आपने नहीं दिया। वो चाहे कोई चीज़ है, कोई इमोशन है, कोई अटैचमेंट है, कोई फीलिंग है, घर से नहीं मिली, बाहर लेने चले गए। जहाँ डेफिशिएंसी लगी चाहिए थी ना, वो लेने चले गए। ठीक है? बिल्कुल। दूसरा, आज भी किसी की चीज़ देख के मेरा तो दिल नहीं चाहता कि यार मैंने बस किसी भी तरह से ये ले लेनी है। हाँ। चाहे उसके लिए मुझे कोई रास्ता लेना पड़े, क्योंकि मुझे अपनी लिमिट पता है। मैंने खुद सेट की हुई है कि मैंने इससे ज़्यादा की लेनी नहीं। मैडम, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वुमन? जैसे आपने कहा कि मुझे कोई वर्गला नहीं सकता, मुझे कोई वर्गला के दिखाए, ये चीज़ आप बताएं कि वो अपने घर की औरत को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। देखें, फिर वही बात है, कॉन्फिडेंस आता है ना इंसान के अंदर। मैं आपको बता रही हूँ, आज से 20 साल नहीं, सिर्फ तालीम नहीं। देखें, मैंने आपको कहा मेरी फैमिली एक्सप्रेसिव नहीं है। ठीक है। नहीं थी, मेरे पेरेंट्स इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे। ठीक है। लेकिन उन्होंने हर वो चीज़ दी जो किसी बच्चे को चाहिए होती है। ठीक है, जैसे मर्जी ली मैंने, चाहे जिद करके पढ़ा। ठीक है। अब पढ़ाई शायद मेरा कुछ ना बिगाड़ती, मुझे सही गलत बताया गया कि ये सही है, ये गलत है। करना ना करना मेरी चॉइस थी। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। मेरे पास लाइफ में ऐसी स्टेजेस भी आई जब होता, मैंने आपको बताया ना कि 2 चॉइसेस होती हैं। यस। ठीक है, मेरे पास वो स्टेजेस आई और मल्टीपल टाइम्स आई कि जिसमें मैं कहती कि यार मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मैं किसी के साथ अच्छा होने नहीं दूंगी। बट द चॉइस वॉज माइन एट दैट टाइम कि यार जो मेरे साथ हुआ है वो मैं किसी के साथ होने नहीं दूंगी। तो अल्लाह ने मुझे यहाँ ला के बिठाया। ये बड़ी खूबसूरत सोच होती है। और बड़ी क्लोज मेरी भी फैमिली की कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने ऊपर बहुत जुल्म सहे, और हर जुल्म के साथ वो कहती है अल्लाह तेरा शुक्र है मैं ठीक हूँ, मैंने आगे नहीं करना, मैंने आगे अपनी बहू के साथ ये नहीं करना। बिल्कुल। ये जब माइंडसेट आप एक बना लेते हो तो फिर आप अपनी नस्लें ही संवार रहे हो, क्योंकि आप वो जो चीज़ अपने ऊपर जुल्म सह के जो कॉन्सेप्ट होता है ना, हाँ तो हमने भी तो ये किया था ना, बिल्कुल, तो तुमने क्या अनोखा किया, अगर हमने भी ये किया, हमने भी सब सहा है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे अंदर की ना जो जड़ों से निकलना चाहिए। और वाकई अगर आपकी औरत स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपका घर, बच्चे सब स्ट्रॉन्ग है। मैडम, आपने अभी बात की, मैं अब आप आई तो मैंने आपकी ड्रेसिंग की बात की कि आपने बड़ा अपने आप को ना फिट एंड स्मार्ट भी रखा हुआ है। जॉगर्स के साथ मैडम आई, अभी मैडम का कोई एक्सीडेंट हुआ था, उसकी डिटेल्स बता रही थी। अल्लाह आपको सेहत और ज़िंदगी दे, लोगों की दुआएं ने आपको बचाया है। बिल्कुल। और मैं कहती होती हूँ कि कुछ लोगों की दुआएं कबूल नहीं हुई, इसलिए मैं फिर बच गई। बस मैं वो अल्लाह देख रहा है ना, अल्लाह है देखने वाला, संभालने वाला, करने वाला, उसकी ज़ात है करने वाली। बेशक, जब जिसने जाना है उसने जाना है। बेशक। वर्क प्लेस पे ख़वातीन, स्पेशली वर्किंग वुमेन का अटायर होना कैसे चाहिए, उसके ऊपर बात करें कि प्रोफेशनल एटीट्यूड एक ख़ातून को किस तरह अपनाना चाहिए, चाहे वो लुक्स वाइज हो या चाहे वो अपने बात का गेस्चर हो, किस तरह बात करनी चाहिए, किस तरह। डॉक्टर नाजिश, इसमें बड़ी एक क्लियर बात है, हम जीपीवी की ट्रेनिंग लेते भी हैं, देते भी हैं। आई एम द ग्लोबल ट्रेनर ऑफ जीपीवी केस मैनेजमेंट, इंटेलिजेंसी जीपीवी केस मैनेजमेंट। हम अंडरस्टैंडिंग में कहते हैं कॉज है ये। ठीक है। जो आपका अटायर है, हाँ, ये कॉज है। इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, इट्स नॉट अ कॉज।
there is just one cause, which is power imbalance. बिल्कुल. देखें, आप की चॉइस है ना, मैं फिर वही बात करूंगी कि आपकी चॉइस से बात शुरू होती है. ठीक है, आपने चूज करना है ना. अब आपको जो अच्छा लग रहा है वही चूज करेंगे ना. बिल्कुल. अब मैं कहूँ आपने ये कपड़े क्यों कहेंगे, आप कहेंगी मेरी मर्जी. मेरी मर्जी, जो ठीक है मुझे ना? पसंद था, जो मुझे सूट करता. या आप ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगी मेरे हस्बैंड को पसंद है इसलिए पहना है. आपकी मर्जी ना. ऐसा ही है. जबरदस्ती कर सकते हैं वो? नहीं कर सकते. तो जो मेरी मर्जी, तो फिर अगेन मेरे पास वो प्रोविजन है ना. अब आप किसी भी पर्सपेक्टिव में उस चीज़ को देख लें, वो जस्टिफाइड नहीं है. देखें, आप अपने आप को कैसे कवर कर रहे हैं, हाँ. आपकी चॉइस है ना. मैं शायद बहुत पक्की सच्ची शायद मुसलमान, मैं बल्कि कहती होती हूँ काठे मुसलमान हैं हम. ठीक है, नहीं हूँ मैं शायद हर वक्त सर पे दुपट्टा नहीं रखती, शायद अजान के टाइम रखती हूँ सिर्फ. बट मेरे इस गेटअप से पे भी बात करने से बाज कोई नहीं आता. यार वह क्या यूनिफॉर्म चढ़ाई रखती हो, बाकी तुम्हारा स्टाफ तो नहीं पहनता. मैं ये सुनती हूँ. अब दिस इज माई चॉइस ना. डेफिनेटली. कहीं मेरी इस वजह से भी बाउंड्री आ जाती है, लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि मैं रोल मॉडल भी हूँ. तो मैं स्टाफ को भी अगर कहना है तो मैंने भी नहीं पहना होगा तो मैं कैसे कहूँगी कि आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना. हाँ, who are you to point? अगेन यूनिफॉर्म को भी तो सिलवाने की बात है ना. हाँ. मैं टाइट यूनिफॉर्म करवा के तो मैं निकल जाऊं. अगेन फिर भी मेरी चॉइस है ना. डेफिनेटली. उस पर एतराज़ करने का राइट फिर भी किसी को नहीं. हाँ, अगेन उसमें फिर वही बात करूंगी, अगर मुझे पता है मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है, मुझे क्या सूट करता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए. बट अगेन वी नीड टू मेक इट क्लियर, दिस इज नॉट द इन्विटेशन. ठीक है, जहाँ पे अल्लाह ताला ने ये कहा है कि ख़वातीन को लिमिटाइज किया, वहाँ मर्दों को भी लिमिटाइज किया. ऐसा उनको ये तो नहीं कहा कि आप आंखें फाड़ फाड़ के देखो. बिल्कुल, हया आपके पास भी या आप ये जस्टिफिकेशन देखो, कहो कि जी इसने कपड़े ही ऐसे पहने हुए थे कि हम इसको देखने पे मजबूर हो गए. अच्छा, मजे की बात ये है कि डिस्क्रिमिनेशन है ना. यस, बिल्कुल. घर में अपनी बहन वैसे कपड़े पहने, आपने उसको तो वैसे नहीं देखा. ऐसा ही है. तो फिर किसी की बहन को कैसे देखा. मैडम, ये तो आपके अंदर की मोरालिटी की बात होती है. इवन मैं ये कहूंगी कि आपकी बेटी वो कपड़े पहनती है, आप उसको नहीं देखते क्योंकि वो आपकी बेटी है. आप किसी की बेटी को बाहर निकल के उसी नज़र से देखते हैं. बिल्कुल. तो ये कहीं पे डिफाइंड नहीं है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. डेफिनेटली कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और ये आपके अपने अंदर है. एक मैं बल्कि केस पढ़ी थी नेट पे कि एक मर्द ने अपनी कुलीग फीमेल के ऊपर एक केस किया कि मैं क्या करूँ, वो कपड़े ऐसे पहन के आती है प्रोवोकेटिव किस्म के, और बस सामने आके बैठ के काम कर रही होती है, तो मैं अब अपने आप को कैसे कंट्रोल रखूँ. अब यहाँ पे अब मुझे बताएं, क्या उसमें कसूर औरत का है या उसमें कसूर मर्द का है? देखें, यहाँ सवाल फिर मेरा वही है कि एक दफ़ा उससे पूछ लें कि अगर ऐसे कपड़े फ़र्ज़ कर लें ना, कंट्रोल तो नहीं है, वही कपड़े आपकी बीवी या आपकी बेटी या आपकी बहन ने पहने होंगे तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल. थॉट प्रोवोकिंग है ना. यस. हम नहीं सोचते, अपने घर की तरफ तो देखते भी नहीं देखते. ठीक है, ऐसा ही है. आपको यही सोच क्यों आती कि मैं क्या करूं? आपको ये सोच आती क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि आप ये कर सकते हैं, और आपको पता है कि मैं ये कर लूंगा तो कुछ भी नहीं होना. बिल्कुल. इसलिए ये सोच आती है आपको. यस. यहाँ पे वही बात सजा जजा की फिर आती है कि आपको एक खौफ हो कि मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरी पकड़ होनी है, तो फिर मेरी पकड़ भी होगी. और पकड़ कैसी होगी? ये अभी यहाँ वाली पकड़ है. हाँ, वो वहाँ वाली पकड़ का भी वो तो ख्याल नहीं है. वो तो असली पकड़. अच्छा, वो उसके बारे में तो पता नहीं. मैं कहती हूँ लोग पता नहीं कितनी जिंदगी लिखवा के हैं, इनको तो पता है क्या शायद आखिरत भी लिखवा के हैं, कॉन्फिडेंटली घूम रहे होते हैं. ऐसे ही. खैर, अल्लाह बेहतर करे, लोगों इनको हिदायत दे, सीधी सी बात है. बिल्कुल. अच्छा मैडम, हम बात करेंगे डिप्रेशन पे. ये हमारे पॉडकास्ट का आखिरी हिस्सा होगा. मैडम, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आ चुका है. चाहे एक छोटा बच्चा हो या एक बूढ़ा शख्स हो या एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, ये बहुत सुनने में आता है. सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, पूरा वक्त परेशानी रहती है.
टैकीकार्डिया रहता है, हार्ट बीट तेज़ रहती है, ये आजकल क्यों ज़्यादा हो चुका है, स्पेशली जवान नस्ल में? देखें, ये सिर्फ जवान नस्ल की बात नहीं है डॉक्टर नाजिश, ये इस टाइम मेरा ख्याल है 100% पॉपुलेशन, और वो इंक्लूडिंग मी एंड यू, अनडायग्नोस्ड आता है। डेफिनेटली, आई एग्री। अगेन जो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी वजह है वो यही है, एक तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और वो जो एक स्टिग्मा हम इसको लेते हैं ना, ठीक है, देखें बड़ी ही थिन लाइंस हैं कि आप एंजाइटी से डिप्रेशन में कब जाते हैं। आपने किताबी बात करनी है तो फिर तो आपका क्राइटेरिया मीट हो गया, यहाँ से निकल के वहाँ चला गया, तो आप एंजाइटी से निकल के डिप्रेशन में आ गए, ठीक है, और आप उसकी किसी भी सिवियरिटी के लेवल पे चले गए। इशू क्या है कि आप असेस नहीं करते। हमारे पास हर चीज़ जस्टिफाइड है। आपको एक चीज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन अपने अंदर फील हो रही है, हम उसकी रीज़न बना लेंगे। आज मैंने खाना ज़्यादा खा लिया था, ठीक है, आज मैंने मिर्चों वाला खा लिया था, आज मैंने मसालों वाला खा लिया था, आज मुझे ये चीज़ सूट नहीं करती, इस वजह से दिल धड़क रहा है। सही, ठीक है, तो हम उसकी जस्टिफिकेशन दे देते हैं, तो वो चीज़ अनडायग्नोज्ड रह जाती है। सही। और होता क्या है कि वो चीज़ बढ़ते बढ़ते, आप डॉक्टर हैं, बिल्कुल, आपको पता है कि एक्यूट स्टेज पे डायग्नोसिस हो जाता है तो ट्रीटमेंट क्या है, बिल्कुल, और अगर क्रॉनिक हो जाता है तो फिर इलाज क्या है। बिल्कुल। इसी तरह से कुछ चीज़ें जो ये ख़ास तौर पे हम एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन चीज़ों को लेते हैं, इनका जितना अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, जितनी अर्ली डिटेक्शन हो जाए, उतना बेहतर इलाज मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, अब इलाज क्या मौजूद है? 3 चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं साइकोलॉजिकली जब हम बात करते हैं। देखें, जो आपके सिम्टम हैं वो आपकी फिजियोलॉजी है, ठीक है, डॉक्टर ने सिम्टम का इलाज करना है, ठीक है, जो दवाई दे रहा है, जो साइकेट्रिस्ट है हमारी फील्ड में। अब हम जाएंगे फिजिशियन के पास, फिजिशियन को पता है एंग्जाइटी कौन सी होती है, वो इनिशियली फिजिशियन अपनी दवाई के साथ एक और दवाई डाल के दे देगा, बस ये खा लें ठीक हो जाएंगे, ठीक है, डायग्नोसिस भी नहीं गया। ठीक है, ये होता है, हाँ, दिल धड़कता है, ये दवाई डाल दो, ऐसे ही है। नाम मैं इंटेंशनली नहीं ले रही कि पता लगे कि इन्होंने बोला था तो इसके लिए ये होता है, तो यही यूज कर लो। सो मैं आई एम अवॉइडिंग। यस यस, डेफिनेटली। अच्छा, अब सिम्टोमेटोलॉजी डील हो गई। इशू आ रहा था कि आप सोची क्या जा रहे हैं। यस, इशू ये आ रहा था कि आप किसी भी चीज़ की वजह से महसूस क्या कर रहे हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हैं। सही, ठीक है, प्लस तीसरे लेवल पे कि आप कर क्या रहे हैं। आप एग्रेसिव हो रहे हैं, Yes. आप एग्रेशन शो कर रहे हैं, एग्रेशन निकाल रहे हैं, बिहेवियर है आपका। अब ये 3 चीज़ें किसी दवाई ने ठीक नहीं करनी। इसके लिए आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए। अब हमारे यहाँ उस चीज़ की अवॉइडेंस का पैटर्न जो डेवलप हुआ है वो ये कि अम्मा अब्बा ने भी तो यही बताना होता है, हम कहते हैं तो गलत होता है, ये जाएगा डॉक्टर दे कोल। अम्मा अब्बा कहते हैं हम भी साइकोलॉजिस्ट ही हैं, ठीक है, तुम्हें आज तक पाल के बड़ा किया है, बिल्कुल है, हम साइकोलॉजिस्ट बन गए, बिल्कुल है। बिल्कुल, बट देखें, फिर तो दिल का इलाज भी घर में होना चाहिए। डेफिनेटली, औलाद को पैदा भी तो माँ बाप नहीं किया बिल्कुल, ना, बिल्कुल, ठीक है ना, तो वो उनके जिस्म का हिस्सा है, ऐसा ही उस है। जिस्म के हिस्से को खुद ठीक करें। हाँ, खुद हर जगह डॉक्टर ठीक के है। पास क्यों जाते हैं? हाँ, ऐसा ही है, ठीक है ना, बिल्कुल, फिर असेसमेंट के लिए एक्सरे, खून के टेस्ट, ये चीज़ें कराने क्यों जाते हैं? बिल्कुल, ठीक है ना, वो भी तो जिस्म का हिस्सा है। ऐसा सो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। फिर उस स्टिग्मा को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैं उसमें आपको एक शेयर करती हूँ, बच्चों का जैसे माइंडसेट बनता है। हमारे पाकिस्तान में ही मेरी कज़न की फैमिली थी, बाद में वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। तो एक दिन मेरी उससे बात हो रही थी, तो मैंने कहा मैंने आपको पहले फ़ोन किया था, आपने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। कहता खाला मैं ना उस टाइम अपनी साइकोलॉजिस्ट के पास बैठा हुआ था। अब मैंने वही वाला जो एक माइंडसेट है हमारे पाकिस्तान में, मैंने वो यूज़ किया। मैंने कहा क्यों, आपको क्या हुआ, आप साइकोलॉजिस्ट के पास गए थे? कहता नहीं, यहाँ पे तो मज़ा आता है साइकोलॉजिस्ट के पास जाके। हाँ, मुझे जब कोई टेंशन होती है ना, जो मैंने घर वालों से भी डिस्कस नहीं करनी होती, मैं जाके उधर डिस्कस करता हूँ ताकि मुझे टेंशन ना हो। वाओ वाओ, एक्चुअली वाओ, उसको कुछ नहीं है, हाँ,
राइट एग्जैक्टली। लेकिन वो उससे बचने के लिए एग्जैक्ट वो सपोर्ट ले रहा है जो उसको चाहिए, बिल्कुल। राइट। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ तो घर वाले नहीं छोड़ते। हाँ, नहीं 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 नहीं, लोग क्या कहेंगे, नफसियाती मरीज बन गए, नफसियाती मरीज तुम पागल ओहो है, ये बच्ची है, पागला थे, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ठीक है? ये वर्ड यूज करते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है। ऐसा ही। अब मुझे बताएं, वो चीज़ आपको ख़राब नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। आप चूज करते हैं। मैं पर्सनली कहती हूँ, इस फील्ड में होते हुए मुझे 18+ इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में, मैं कह रही हूँ ये भी चॉइस है। यस। आप चूज करते हैं कि मैंने अपनी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करनी है, मैंने अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करनी है। लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिल्कुल। आपकी दिल की बीमारी ठीक हो सकती है ऑपरेशन के साथ। हाँ, मेंटल हेल्थ चैलेंज आपने फेस कर लिया, टाइम पे ट्रीट नहीं किया, क्रॉनिसिटी में चला गया, मैनेजेबल कंडीशन से बाहर निकल गया, तो फिर वो क्योरेबल भी नहीं है, फिर वो मैनेजेबल है। और मैनेजेबल में भी फिर हमारे लिए एक माइंड की रिस्ट्रिक्शन है कि जी सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खाएं। ऐसा ही हमने है, तो नहीं आपको कहा था। ऐसा ही। जब उस स्टेज पे था, जब वो मैनेजेबल था, रेफर करते, ट्रीटमेंट लेते, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते। अब होता क्या है, किताब में लिखा है फार्माकोथेरेपी, कुछ चीज़ों के इलाज में, ख़ास तौर पे डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं। फार्माकोथेरेपी इज़ द ट्रीटमेंट। जिसको है उसने किसके पास जाना है? साइकेट्रिस्ट के पास। पहले तो इधर उधर टकरे मारेगा ना, हाँ, खराब होगा। और कोई ये नहीं कहेगा कि भाई मेरा मरीज नहीं हो, तुम साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। वो कहेगा नहीं नहीं मैं दवाई दे के भेजता हूँ। हाँ, सब अपना नुस्खा चलाएंगे, सब नुस्खा चलाएं, सब जेब जब भरेंगे। तक वो रुलता साइकेट्रिस्ट तक नहीं पहुँचता। हाँ, अब साइकेट्रिस्ट के पास पहुँच गया, मैडम सीटी ब्रेन तक कराए होते हैं, बिल्कुल हमारा कराए। ब्रेन कराए होते हैं। मैं कह रही हूँ वो कराया होता है जो इसका दूर दूर तक निशान नहीं होता। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, हाँ जी। आई एम नॉट द मेडिकल प्रैक्टिशनर, ना मेरी कोई स्टडीज़ है मेडिकल की, ठीक है। मैं अपनी प्रैक्टिस में लिटरली मुझे अफसोस होता है, बड़े बड़े प्रोफेसर्स की प्रिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं फिर कह रही हूँ, ठीक है। मैंने आपके सामने दवाई का नाम पता होते हुए नहीं बोला यस, कि मैल प्रैक्टिसिंग है, Yes, बिल्कुल। अनएथिकल है, बिल्कुल। ठीक है। बड़े बड़े प्रोफेसर्स के नुस्खे मेरे पास लिखे हुए, जिसमें एक साइड पे कोई 10 टेस्ट लिखे होते हैं, ठीक है। और अगर गलती से वो क्लाइंट मेरे पास आ गया और कहा कि जी हम ये भी करा चुके हैं, अब डॉक्टर ने मज़ीद ये वाले 10 टेस्ट लिख के दिए हैं, ठीक है। और जब मैं हिस्ट्री लेती हूँ, मैंने आपको कहा मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर रही हूँ, मैं उसको कहती हूँ कि देखें आप सिर्फ बच्ची का विटामिन डी का एक टेस्ट करा लें, लिख के मैं फिर भी नहीं देती क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करती। आप ये करवा लीजिएगा बाद में, अगर ये इशू निकल आया, रूल आउट ही करना है ना, तो फिर हम ये टेस्ट करा लेंगे अगर इधर इशू ना हुआ तो। डेफिनेटली। कैन यू बिलीव, मैं एक ले मैन हूँ फर्ज कर लें, उसका रिजल्ट आता है सिवियर डेफिशिएंसी, उसको रेफर करती हूँ फिजिशियन के पास जिस पे मुझे ट्रस्ट है कि वो मैल प्रैक्टिस नहीं करता। वो उसके पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, वो आपको पता है उसकी डोजेज के उसने कैसे सेट करनी है और कितने महीने के बाद उसने टेस्ट करा के ये चेक करना है, और उसको गाइड कर देते हैं, मैं भी और वो फिजिशियन भी, फॉर एग्जांपल कि इतने टाइम के बाद आपके सिम्टम बेहतर फील करने शुरू होंगे। एक इंजेक्शन पे आपने एक दफ़ा या एक कैप्सूल के बाद नहीं ये फील करना कि अभी सिम्टम ठीक हो जाएंगे, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इतना टाइम लगेगा बेहतर होने में, फिर हम टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा पूरा हो गया कि नहीं। अब उसका वो सिम्टम हो रहे थे तो वो 10 टेस्ट कराने से बच गई, और कुछ नहीं है उसको, बाकी वो टेस्ट कुछ टाइम पहले करा चुके हैं। हाँ, लेकिन उस डॉक्टर ने वो टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करने, उसने कहना 10 और करा, 10 और करा, वही वाले, क्योंकि वो 3 महीने पहले के हैं, तो आज कोई अंदर क़यामत आ चुकी है जिसको रूल आउट करना ज़रूरी है, ठीक है। मैडम ये बात है कि ये जो चीज़ हमारे जो काउंसलिंग सेशंस हैं जिसकी मैं शुरू में बात करी थी, वो हमारे लिए इन द रूटीन होने चाहिए। मैं वही कह रही हूँ ना, अब यहाँ पे मैं जो बात कर रही हूँ कि देखें दवाई दे दी साइकेट्रिस्ट ने, ऐसा ही है। उसने उसको ये गाइड नहीं किया कि तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, 50% दवाई काम करेगी, किताब यही कह बात रही है, और 50% थेरेपी काम करेगी। यस, यस। अब और उससे बड़ा डायलमा देखें, मुझे नहीं पता वो डायलमा है या मेरा कसूर है या मेरी अंडरस्टैंडिंग है, शायद गलत भी हूँ मैं, कि साइकेट्रिस्ट अब थेरेपीज की स्पेशलाइजेशन करते हैं। सही, वेरी नाइस।
और वो थेराप्यूटिक सेशन क्योंकि 45 मिनट्स का होता है, हाँ तो वो दवाई के साथ वो भी लेते हैं और उसकी भी फीस उन्होंने रखी हुई है अलहदा, लेकिन किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं भेजना, बस वो खुद ही अपने पास घुमाए रखना है। ठीक है। बिल्कुल। और अगेन होगा क्या, जब दवाई छोड़ेगा हाँ 50% ट्रीटमेंट हो गया, थेरेपी नहीं हुई, 50% में जब वो चीज़ डील नहीं हुई जिसकी वजह से इशू आ रहा था, मेडिसिन से मैनेज हुआ, सिम्टम्स इम्प्रूव कर गया, बेहतर हो गया, जैसे ही दवाई छोड़ी रिलैप्स हो गया, बिल्कुल, क्योंकि वो काम नहीं हुआ था जिसने जो उसको साथ होना चाहिए था, साथ होना जिसका चाहिए था, 50% या जिसने रोल उसको था, इम्प्रूव करना उसको आपने उधर उसकी कंसर्न डिपार्टमेंट भेजा ही नहीं। भेजा ही नहीं। मैडम हम आखिरी बात करेंगे ओसीडी के ऊपर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो जी। कि एक बहुत कॉमन चीज़ है जी। जिसकी जो कि अगेन अनडायग्नोस्ड आता है जब तक काफ़ी हद तक बड़े ना हो जाए। मैडम क्या क्या निशानियाँ हैं इसकी और किस तरह ट्रीट किया जाए इसको और कैसे लेके चला जाए इसको? डॉक्टर नाजिश, अभी आपने अपनी ही बात में एक थॉट दी है कि ये बचपन में पता नहीं चलता और बड़े हो के ऐसा कुछ नहीं है। पता चल जाता है मैंने parents जब को। पढ़ा, जब मैं स्टूडेंट थी, तो मैंने आइडेंटिफाई किया, मेरे पास डायग्नोस्टिक मैनुअल है जिसमें लिखा है कि इतने पीरियड में, अब ज़रूरी नहीं होता कि आप क्राइटेरिया मीट करें तो आपको लेबल कर दिया पूरा जाए कि bookish ये ओसीडी criteria, है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन वो ऑब्सेसिव ट्रेट्स हो सकती हैं किसी में भी। हाँ, पूरा ओ हम सी लिंक डी कैसे होना करते जरूरी हैं? नहीं है। हम लिंक कैसे करते हैं? हम कहते हैं जी हमारा तो मजहब भी कहता है सफाई निस्फ़ ईमान है। अब जो सफाई कर रहा है, हम उसको कहते हैं क्या हो गया, क्यों कर रहे हो? वो कहता है सफाई निस्फ़ ईमान है। हमारा मजहब नहीं कहता। ऐसा ही है। मुझे इसलिए साफ सुथरा अच्छा लगता है। इतना भी क्या साफ सुथरा कि अगर वो थोड़ा सा गंदगी हो भी गई है तो आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही, ऐसा ही है। हो ही जाती है ना। बिल्कुल। अब जब वो चीज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, मैं फिर वही कह रही हूँ, बड़े होके पता नहीं चलता, छोटे होते भी पता चल जाता है, बट हम उसको जस्टिफाई करते रहते हैं। इसकी तो अम्मा भी ऐसी थी, एक्सप्लेनेशन, इसका तो अब्बा ऐसे करता था, इसकी दादी ऐसे करती थी, इसका नाना भी ऐसे करता था। ये तो इसकी जीन्स में है। ठीक है। अब ये इसकी जीन्स में, जीन्स में होने का मतलब ये तो हरगिज़ नहीं है कि उसको ट्रीट नहीं करना या उसको डायग्नोज नहीं करना। बिल्कुल। ठीक है। बेसिकली वो अनडायग्नोज रह जाता है। ठीक है। अगेन फिर वही बात, अर्ली इंटरवेंशन तभी होगी जब अर्ली डिटेक्शन होगी, ठीक है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगी और हम बीमारी को बीमारी समझेंगे। ठीक है। हम उसके लिए मैं कहती हूँ कि इनसाइट ज़रूरी है। ओसीडी में मैडम होता क्या, अलामात क्या क्या है ये उनके देखिए, लिए जो लोग जिनको अब एक वो थॉट्स शक के है साथ कि भी- हमें है, अब वो थॉट्स के साथ भी है, रेपिटेटिव थॉट्स हैं। बार बार, ठीक है। बार बार सोचे आना, बनाना क्या आपके तेजी से कंट्रोल आना। में ही नहीं है ना। ठीक है। ठीक है। इसी तरह से जो कंपल्शंस हैं, हाँ। वो आपके रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं कि जो आपको कंपेल कर रहे हैं कि अगर आप ये नहीं करते, कंपल्सिव है कि करेंगे, करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, एंग्जाइटी होती है, पैनिक लाइक सिचुएशन आती है, ऐसा ही है। सिम्टम्स आते हैं। ठीक है। अब वो मल्टीपल हो सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब वो उसमें आपकी ब्रीदिंग भी डिस्टर्ब है, या आपको इतनी एंग्जाइटी होती है कि आपसे कंट्रोल नहीं होती, मैनेज नहीं होती। इवन जब कंपल्शन में कई केसेस सेवेरिटी पे चले जाते हैं, वो कहते हैं फॉर एग्जांपल कि पहले तो ये 5 मिनट में नहा के निकल आता था, फिर काफ़ी अरसा ये होता था कि बच्चा नहा रहा है, कोई 2-2 घंटे ये वॉशरूम से नहीं निकलता था, तो हम कहते थे अच्छा पानी से खेल रहा होगा। खुद ही जस्टिफिकेशन दे दी ना। यहाँ 5 मिनट से 2 घंटे पे जाना इज़ अ सीरियस थिंग। सीरियस थिंग। आप एबनॉर्मल को आइडेंटिफाई तो आपको करें। देखना है बिल्कुल कि क्या चीज़ अब नॉर्मल की कैटेगरी से बाहर जा रही है, जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। ठीक है। जो रूटीन में नहीं होती, या वो शख्स खुद किसी से कंपेयर करने की बजाय कि जी नहीं जी दूसरा बच्चा तो 5 मिनट में निकल आता है, ये 15 मिनट लेता था शुरू से। अब एक बात, हाथ धोने के लिए आपको भी पता है कितना एवरेज टाइम लगता है। नॉर्मल है ना, लेकिन आपका नॉर्मल और मेरा नॉर्मल डिफरेंट हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है। जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनका नॉर्मल और हमारा नॉर्मल भी डिफरेंट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हो सकता है मेरे माँ बाप ने मुझे शुरू से सिखाया हो कि 3 बार हाथ तो धोने ही धोने हैं, हो सकता है ना। तो 3 दफ़ा हाथ धोने में टाइम लगेगा। अब वो 3 बार साबुन से धोने हैं तो उसका टाइम, एवरेज टाइम भी डिफरेंट होगा। तो वो कॉन्सेप्ट दे दिया ना आपने। ऐसा ही है। अब वो 3 टाइम तो करता था,
ठीक है। बट कहीं से किसी ऐसी सिचुएशन ट्रिगर कर गई या कोई भी ऐसा इवेंट ट्रिगर कर गया जो कोई भी रीजन थी, वट एवर द रीजन इज, देखें आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन सारी चीज़ों में मौजूद हैं, आपका होम एनवायरनमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूटर है, ठीक है, आपकी बीमारी इटसेल्फ एक कंट्रीब्यूटर है, आपके न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस इज द कंट्रीब्यूटर, ठीक है, उसकी वजह से वो इम्बैलेंस हो गया और आपकी वो चीज़ ट्रिगर कर गई है। मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं ना, आपके बिहेवियरल इश्यूज हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। आपका सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव जो सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस है, सोचने समझने की, वो चीज़ डिस्टर्ब होना शुरू हो रही है। अगेन वो खुद ही डील होती रही, आप कोशिश करते रहे, पेरेंट्स को नहीं बताया क्या हो रहा है मेरे साथ, वही फिर इवैल्यूएशन, सेल्फ असेसमेंट थी कि माँ बाप क्या सोचेंगे, बताना है कि नहीं बताना, किसी को बता दिया तो डांट पड़ गई, खबरदार। आप कर क्या रहे हैं? अगर आपको वो कंपल्सिवनेस या कंपल्शन किसी ऐसी तरीके चीज़ की तरफ लेके जा रही है जो खराबी की तरफ मजीद लेके जा रही है, और आप कंपल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल तो आप कर नहीं पा रहे और आप करे जा रहे हैं, तो आप एक एंड से स्टार्ट करके आप उसकी इंटेंसिटी जाहिर है टाइम के साथ इंक्रीज करेगी, बढ़ जाती है। तो अगेन फिर उसको आइडेंटिफाई ही करके उसको ट्रीट करने की जरूरत है, ठीक है। और दिस इज अगेन ट्रीटेबल, मैनेजेबल एंड समटाइम्स क्योरेबल, और एक नॉर्मल जिंदगी भी गुजारी जा सकती है। देखें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जो मिथ्स है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों के ख़त्म करने की, ठीक है। लोगों के दिमागों में लोग बिठा देते हैं कि सारी ज़िंदगी दवाई खाओगे, ऐसा मैं तो कहती हूँ अगर कोई डॉक्टर भी ये कह रहा है कि सारी ज़िंदगी खाओगे, तो हाउ दैट प्रोफेशनल कैन जज, ऐसा ही है, उसको क्या पता, ऐसा ही है। हो सकता है कि उसको कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी सपोर्ट या कोई ऐसा प्रोफेशनल हेल्प अगर उससे निकाल सके जिस वजह से उसका प्रॉब्लम एग्रेवेट करता है, तो आप कैसे कह सकते हैं उसको सारी ज़िंदगी दवाई की ज़रूरत है? राइट, बिल्कुल। सो ये गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, उसको गाइड करना, उसको बताना, उसका अवेयर होना। अगेन ये दवाइयाँ एडिक्शन के लिए नहीं है। मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहती थी अगर मुझे किसी टाइम किसी लाइफ की किसी स्टेज पे लगे कि मुझे साइकेट्रिस्ट की मेडिकेशन की जरूरत, मैं तो लूँगी, करनी भी चाहिए। लाइफ में एक स्टेज पे मैं डिस्क्लोजर क्यों करती हूँ, मैं कहती हूँ मैं लाइफ की एक स्टेज पे उन सर्कमस्टांसेस से गुजरी जहाँ मैं खुद डिप्रेशन में चली गई थी, मैंने ट्रीटमेंट लिया, दैट्स गुड, और मुझे मैं फख्र से बताती हूँ, यही बात जिसने जो बिगाड़ना है मेरा बिगाड़ ले। यही फर्क है पढ़े लिखे लोगों में, कि जो लेबल लगाना है, टैबू नहीं है, इसमें शर्माने की बात नहीं। पढ़े लिखों में भी बहुत ज्यादा ये टैबू मौजूद है, वो भाई कह रहे हैं पढ़े लिखे लोगों में नहीं होना चाहिए। देखें मैंने बता दिया ना आपको, अब हम ओसीडी की बात करें, कुछ चीज़ों में मुझे आज भी, मैंने ये फ़ोन यूँ रखे हुए हैं, मेरे फ़ोन यूँ पड़े होते तो शायद मैं आपकी देखते देखते यूँ कर देती, कि मैं करते करते यूँ कर देती, ऐसा ही है कि मुझे नहीं पसंद यूँ क्यों पढ़े हैं, या मैं फोकस हटा के इसके ऊपर फोकस होती कि नहीं ये सीख पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, ऐसा ही है, ऐसा ही। ट्रेड्स मेरे में भी हैं, मैं भी अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, लेकिन मैं क्राइटेरिया मीट नहीं करती। कुछ ट्रेड्स मुझ में भी मौजूद हैं, अब मैं उसको पीछे जाके देखूँ तो मेरे वालिद साहब अपने कीमती या अपने जो अच्छे कपड़े होते थे सारी ज़िंदगी, इवन द डे ऑफ डेथ या जिस टाइम उनको स्ट्रोक हुआ उससे आधा घंटा पहले 83 इयर्स की एज में उन्होंने अपना वो बोस्की का सूट अपने हाथ से धो के तार पे डाला हुआ था कि किसी और को नहीं देना, मैं खुद धोऊंगा, ठीक है। मेरी माँ भी बर्तन धो के रखती थी तो वो लाइन में ग्लास रखती थी, ऐसा ही है, बिल्कुल, ठीक है। इट डजंट मीन कि उनको ओसीडी थी, डेफिनेटली, हाँ, डायग्नोज नहीं थी, लेकिन ट्रेट्स तो मुझे नज़र आ रहे थे, तो वही ट्रेट्स मेरे में आए होंगे, ठीक है। अब उसको काउंटर कैसे करना है, अगर आपको पता है तो आप करेंगे, तो आप उसको कई दफ़ा थेरेपी और दवाइयों के बगैर भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब मुझे नहीं पसंद मेरा कमरा मैसी, हाँ, ठीक है, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी भाभी 3 दफ़ा मेरा रूम सेट कराती है, क्योंकि बच्चे नाचते हैं उसके ऊपर, बेड के ऊपर चढ़ के छलांग लगाते हैं, जंपिंग करते हैं, उनको पता है पुप्पो आएगी तो उनको नहीं पसंद। अब मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, कि उस थॉट को कैसे टैकल किया, यार कर दिया ना, हाँ, तो क्या हुआ, अच्छा तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक कर लेते, सो व्हाट, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल डूएबल है ना, कुछ नहीं होता, जाने दो, मेरे से भी तो हो सकता है,
मैं भी बैठूंगी तो शीट तो ख़राब हो ही जाएगी। ऐसा ही अब क्राइटेरिया क्या है कि मेरे बैठने से 5 सिलवटें पड़ती हैं, बच्चे के जंप करने से 9 पड़ती हैं, ऐसा ही, तो फ़र्क क्या है? बिल्कुल। फिर तो मैं खड़ी रहूँ ना, हाँ। बेड पे भी ना बैठूँ। हाँ, सो बहुत सारी ये इंटरवेंशन नहीं है, ऐसा ही है। थेरेपी नहीं है, ऐसा ही बट है। ये अपनी माइंड या अपनी Mind थॉट की को tuning टैकल है। करने की बात थी कि मैंने हाँ। उसको इनिशियल स्टेज पे ही कैसे पकड़ लिया। बिल्कुल। हाँ, अगर इस बात पे बच्चों की फेंटी लग रही है, हाँ, या भाभी से लड़ाई हो रही है, हाँ, तू मैं हो रही है, फिर जैसे- उठा उठा के चीज़ें मार रही हूँ मैं, हाँ, तो फिर मुझे इलाज की ज़रूरत है। यस। जहाँ पे आपका बिहेवियर ठीक है। आपके ऊपर और दूसरों को इफेक्ट कर रहा है, दिस इज रॉन्ग। हार्मफुल फॉर योर ओन सेल्फ और फॉर अदर्स, दूसरों को नुकसान मिले, आपके अपने लिए नुकसान दे, आपके अपने लिए भी नुकसान। वहाँ पे आके आपको उस चीज़ को ट्रीटमेंट इंटरवीन करें, आप और जाएं आपको डॉक्टर देखिए के पास ये जाएं। एक मिथ खत्म करने की जरूरत है। आपको नहीं पता, आपके इर्द गिर्द हाँ। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग, मैंने आपको बता दिया, मुझे लोग सक्सेसफुल समझते हैं, ठीक है, तो मैंने बोल दिया मेरे अंदर ट्रेड्स हैं, तो मेरा कौन सा बड़ा गुनाह है? मैं उन ट्रेड्स के साथ भी सक्सेसफुल हूँ, बिल्कुल। सो व्हाट। सो व्हाट। Yes. थैंक यू सो मच मैडम, बहुत अच्छा रहा आपके साथ सेशन, और बहुत अमेजिंग बातें सुनने को सीखने को मिली। आई एम श्योर कि हमारे सुनने वालों को बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी। थैंक यू। और हमारा हेल्पलाइन नंबर आप दोबारा रिपीट कर दें एक दफ़ा। पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन हेल्पलाइन 1737। 1737, इसको आप काइंडली, हमारी इधर लिखा भी आएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। और वो ख़वातीन जो किसी भी तरह की हरासमेंट, एब्यूज़ फेस कर रही हैं, आप उस शेल को तोड़ें, बात करें, अपने हकूक़ के ऊपर बात करें। आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ साथ क्या क्या ज़्यादती बर्दाश्त की जा सकती है और क्या नहीं बर्दाश्त के काबिल है। और डिस्कस करने में कोई बुराई नहीं, ऑनलाइन सेशन लेने में कोई बुराई नहीं। बेशक किसी को ना बताएं, घर में खामोशी से करें, लेकिन करें, बाहर निकलें, उस शेल से बाहर निकलें। दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए मौजूद हैं, उनको अवेल करने की देर है। मैडम मुनीसा, कोई आखिरी पैगाम हमारी आवाम के लिए? डॉक्टर नाजिश, मैं अक्सर बच्चों को ख़ास तौर पे, जो हम बात करते हैं ना कि हम अपना रोल प्ले करें या कंट्रीब्यूट करें, तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को भी, जब मेरा उनके साथ इंटरेक्शन होता है या किसी के साथ भी इंटरेक्शन हो, पर्सनली मैं समझती हूँ कि अगर हम सोचना सीख लें, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता हमने सोचना कैसे है, और ये सोच कहीं ना कहीं फैमिली की तरबियत से या घर के माहौल से या किसी भी इंटरेक्शन से, आपका चाहे वो घर है या घर से बाहर है, वहाँ से आ रही होती है। हमारी सोच के पैटर्न वहाँ से डेवलप होते हैं। तो अगर हम सोचना सीख लें, मेरा तो ख्याल है एक स्कूल खोलना चाहिए जिसमें हम सोचना सिखाएं। डेफिनेटली, कि सोचना कैसे, डेफिनेटली। और क्योंकि हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है, बिल्कुल। और हमारी तरबियत ना चाहते हुए भी हमारे एक्शन से, हमारे बिहेवियर से जो बच्चा सीख रहा होता है, वो पैटर्न अडेप्ट करता है और उसकी सोच का वही पैटर्न बन जाता है। उसको ये नहीं पता होता कि ये सही है या गलत है। वो तो ये कहता है कि हमारी फैमिली में तो ऐसा ही होता है। हाँ, अब वो सोच वही चली आ रही होती है, वही माइंडसेट चला आ रहा होता है जो आगे बहुत सारी बुराइयों को लीड कर रहा होता है और आगे स्प्रेड कर रहा होता है। सो अगर हम सोचना सीख लें तो मेरा ख्याल है हमारी बहुत सारी लेवल पे प्रिवेंशन भी हो जाएगी, हमारे बहुत सारे बिहेवियर्स कंट्रोल हो जाएंगे। अगर हम बिहेवियर शो करने से पहले और हाथ उठाने से पहले या कोई भी कदम उठाने से पहले सिर्फ ये सोच लें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सोचने की आदत बना लें। ठीक है, सोचने की आदत, सोचता तो हर इंसान है, ना चाहते हुए भी जहन सोच रहा है। सोचना सीखना है कि सोचना कैसे है, और उसमें चॉइस अगर आप ये चूज़ करते हैं कि मैंने अच्छा सोचना है, मैंने पॉजिटिव सोचना है, और ये सोचें कि पॉजिटिव है क्या। हमने शुरू में बात की, अच्छा बुरा सब क्लियर है, डिफाइंड है, बड़ा बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, सही सही है, गलत गलत है। सो अगर चूज़ कर लें तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत सारी माशरे में बुराइयाँ, अपने घरों में मसाइल और वो चीज़ें हल कर सकते हैं जो बेसिक रीज़न नहीं है किसी भी तशद्दुद की, किसी भी लड़ाई की या किसी भी जुर्म की। बिल्कुल सही कह रही है। ये एक ऐसा पैगाम है जो कि थॉट प्रोवोकिंग है और आंखें खोलने वाली चीज़ है। इसमें बहुत बड़ा किरदार आपके फैमिली सपोर्ट और आपकी फैमिली का है कि आपको थिंकिंग प्रोसेस की आदत होनी चाहिए और सही सोच की तरफ लेके जाना चाहिए। चाहे स्कूल हो, हमारे यहाँ बच्चों को आदत है कह देने की
ज़्यादा ना पूछो, खामोश होके बैठो, उसको आप उसकी क्रिएटिविटी रोक देते हैं। उसको फजूल बातें ना सोचो, फजूल बात ना करो, क्या बातें कर रहे हो, क्यों एक्स्ट्रा बाल रहे हो, वो चुप करके बैठा करो, बहुत बोलते हो। ये जो एक उनको खामोश करा देना, उनकी क्रिएटिविटी मार देना, उनकी थॉट प्रोसेस को रोक देना, ये एक ऐसी चीज़ है कि हम चाहे भी तो हम एक उस तरह माशरा नहीं बना सकेंगे अगर हम अपनी बंदिशें उनके ऊपर डालना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच मैडम, बहुत अच्छा मैसेज था, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।